नमस्कार दोस्तों। यदि आप एमपीपीएससी मेंस को फोकस कर रहे हैं, स्पेशली फॉरेस्ट मेंस को नहीं, यानी फॉरेस्ट मेंस को फोकस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि इसमें हम 2021 का जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे और अलग अलग उसके क्राइटेरियो पे भी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल रिपोर्ट के आंकड़े पढ़ लिए और बात खत्म हो गई। क्या रहा, किस तरह के आंकड़े रहे, किस तरह के वन क्षेत्र हैं, वो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उन सब विषयों के ऊपर बात करेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। और अगर आप फॉरेस्ट सर्विस मेंस को दे रहे हैं इस साल, तो हमारे पास एक आपके लिए बहुत हेल्दी टेस्ट सीरीज है। आप नीचे ऐप की लिंक है, उस पर जाके वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और मतलब अपनी श्योरिटी पक्की कर सकते हैं। तो अब कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के अंदर। जो फॉरेस्ट सर्वे की जो 2021 की रिपोर्ट है उसको अपन मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। पहले तो आपको सामने साफ दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कि रिपोर्ट में बुनियादी बातें तो हमारे सामने साफ हैं, जैसे 3,08,252 या स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में कोई भी पर्वतीय जिला जो है वो नहीं है और जनजातीय जिलों की संख्या 24 बताई गई है। ये एक्चुअल क्या है, ये जो आंकड़े होते हैं ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार। हालांकि जनजातीय जिले भी 24 हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर टेक्निकली देखें जिसमें सही जनजातीय आबादी, ये तो आपके लिए काम का है, आप यही लिखेंगे कि जनजातीय जिले इस रिपोर्ट के अनुसार कितने हैं। बट यहाँ परसेंटेज की बात करें तो आज मध्य प्रदेश के पास लगभग लगभग क्या कहूँ 6 ऐसे जिले हैं जिनमें 50% से ज्यादा जनजातीय आबादी है। ठीक है। और इन 24 जिलों की जिनकी बात कर रहा है, तो ये 24वां जिला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, टेक्निकली अगर कहा जाए तो ये पन्ना, यहाँ 16.8% जनजातीय आबादी है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि जिलों की एक लिस्ट है पूरी की पूरी, जहाँ पर अच्छी खासी जो है वो अगर कहा जाए ट्राइबल जो है वो पॉपुलेशन का परसेंटेज है। कुछ जिलों में तो ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन ही ट्राइबल है, जैसे अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला, धार। इन जिलों में तो 50% से ज्यादा जनजातीय आबादी है। अब कहानी का एक्चुअल जो फेस है उसी के ऊपर हम बात करते हैं। अब नॉर्मली अगर कहा जाए कि फॉरेस्ट सर्वे के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे, क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे हो रहा है 1987 से फॉरेस्ट सर्वे चल रहा है, ये भी कह रहा ऑलमोस्ट आपको सबको पता होगा। तो यहाँ अगर मैं जाऊं तो एक क्वेश्चन तो आपका ये तैयार हो गया कि भाई हम 1987 से फॉरेस्ट सर्वे कर रहे हैं और 87 के 7 से याद रखिए 17वां फॉरेस्ट सर्वे हुआ था 2021 में। अब 2021 में जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ, धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई, तो फॉरेस्ट सर्वे के लिए भी हमने जो है वो नए नए संसाधनों का उपयोग किया। आज हमारे पास ऐसे कई सैटेलाइट्स हैं जिनसे हम एक्चुअल सही आंकड़े या डाटा जो है वो अगर कहा जाए निकाल सकते हैं, जिनको टेक्निकल लैंग्वेज में हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या सुदूर संवेदी जो है वो सैटेलाइट्स के नाम से जाना ज्यादा जानते हैं। तो यहाँ आपको एक चीज दिख रही होगी, नीचे हम जाएं, कि लगातार जब हमने पहला सर्वे किया था, ठीक है, यहाँ पर उस समय भी हमारे पास सैटेलाइट थे, जैसे लैंडसेट नाम का सैटेलाइट हमने यूज किया वहां पर 1987 के सर्वे में। आज अगर हम कहा 2021 में जाएं तो इसी में बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस हमारे पास सैटेलाइट आ गया, IRS रिसोर्स सेट 2, LISS 3। तो ये रिसोर्स सेट एग्जैक्टली क्या है, एक प्रकार से जो रिसोर्सेज होते हैं ये रिमोट सेंसिंग के लिए काम आते हैं मेनली, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए ये सैटेलाइट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि ये सैटेलाइट हमने हमको क्यों दिखा रहे हो आप। तो सैटेलाइट इसलिए दिखा रहे हैं कि जब भी हम मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट की बात करते हैं, कभी भी, जैसे अगर एक सिंपल वे में यहाँ पर मैं एक रफ रिपोर्ट दिखाऊं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यहाँ ये जो आंकड़ा है कि यार मध्य प्रदेश में ये जो आंकड़ा दिख रहा है कह रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर 25.14% क्षेत्र पर जो है वो वन है, ये आंकड़ा कह रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ एक सरकारी जो है अगर कहा जाए आंकड़ा आपको दिखाऊं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस रिपोर्ट में कह रहा है कि मध्य प्रदेश में 30.72% जो है वो क्षेत्र पर वन है। या हम एक भारत मध्य प्रदेश शासन का एक ट्वीट ले लें, यहाँ पर ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जो अपने इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह पे पोस्ट करते हैं, उसमें क्या लिख रहे हैं कि प्रदेश में वन क्षेत्र देश के कुल वन क्षेत्र का 12.30, राज्य के क्षेत्रफल का 30.72% जो है वो अगर कहा जाए वन क्षेत्र में। और वो बोल रहा है कि 2005 से 2021 तक 63%, यानी कुल इतना अगर कहा जाए ये वन क्षेत्र अति सघन वन क्षेत्र में वृद्धि हुई। अब ये इस कहानी बड़ी उलझी हुई है कि कहीं हम 25% पढ़ रहे हैं, कहीं हम 30.72% पढ़ रहे हैं। ये क्या कहानी और ये क्या माजरा है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी हम आंकड़ों की बात करते हैं ना, तो आंकड़े अगर हमारे पास स्पष्ट नहीं है तो हम उलझ के रह जाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, आंकड़े बहुत ज्यादा किसी भी विषय के ऊपर आंकड़ों में
स्पष्टता होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कई बार जब आप बात करोगे तो यही आंकड़े जो है वो आपको उलझाएंगे। इन आंकड़ों को समझने के लिए हम एक छोटी सी पहले रिपोर्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, अब वो रिपोर्ट यहीं से शुरू हो रही है। ध्यान से देखिएगा, टेक्निकली क्या होता है कि जो फॉरेस्ट है उसके दो तरह के हमारे पास आंकड़े। एक तो हमको किसी सैटेलाइट ने आंकड़ा दे दिया कि यार यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है कि आप जैसे अगर कहीं खड़े और आपसे किसी ने पूछा यार वो फलानी कॉलोनी में जो है वो किराने की दुकान है, हाँ कह लगे है वहां किराने की दुकान। दूसरा, कि उस किराने की दुकान की लोकेशन गूगल के ऊपर नहीं है, यानी वो रिकॉर्ड में नहीं है गूगल के। तो गूगल पे तो नहीं दिखेगी लेकिन आम आदमी को दिखेगी। तो सेम कहानी यहाँ है कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास किसी फॉरेस्ट एरिया का रिकॉर्ड होता है, जिसको अपन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या अभिलिखित वन क्षेत्र बोलते हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास होता है। चाहे वहां पेड़ हो चाहे ना हो। जैसे आज मान के चलिए कोई एक एक्स ग्राउंड है जहां 100 पेड़ लगे हुए हैं। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको जो है वो अगर कहा जाए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में काउंट कर लिया कि हाँ साहब ये यहाँ पर पेड़ है। अब आपने 2 साल के बाद काट दिए पेड़। अब 2 साल के बाद जब पेड़ कट गए तो वो जो रिसोर्स है सेटेलाइट है, जो अभी हमने जिससे ये आंकड़े लिए हैं, वो सेटेलाइट को तो वहां पेड़ दिखेंगे नहीं, तो उसको तो काउंट करेगा नहीं। तो उसके आंकड़े और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो अगर कहा जाए आंकड़े हैं उनमें अंतर आता है। इसीलिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हमेशा राज्य का ज्यादा होगा। ये आज से याद रखिएगा। तो आपको यहाँ बेसिक सी लाइन लिखी हुई है, आप ध्यान से देखिएगा। वन क्षेत्र और अभिलिखित वन क्षेत्र दोनों ही वन को दर्शाते हैं, लेकिन इनमें अलग अलग अर्थ। वनावरण उन सभी वृक्षों के पेज को संदर्भित करता है जिसमें भूमि उपयोग, विधिक अवस्था, स्वामित्व के बावजूद 10% से अधिक छत्र घन, छत्र का मतलब जो कैनोपी होती है ना ऊपरी, जो अगर कहा जाए आकार 1 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र में होता है, यानी जो कैनोपी का एरिया है वो 10% है 1 हेक्टेयर के अंदर, तो हम उसको जो है वो वनावरण में कर रहे हैं। और इसी को जो है वो अगर कहा जाए इसमें बगीचे, बांस, ताड़ सब आ गए। कोई आप जो है वो अगर कहा जाए कि उद्यान में घूमने के लिए गए, वो भी आ गया। कोई बगीचे में पेड़ लगे हैं, ताड़ के पेड़ देखे ना, पाम ऑयल बोलते हैं ना जिसको अपन। पाम ताड़ के तो 2000 से ज्यादा प्रजातियां हैं दुनिया में। और इसमें से सबसे कॉमन जो है वो नरियल है और खजूर है। ये ताड़ ही है, इंग्लिश में इनको सबको पाम ही कहा जाता है। तो वो तो उसने काउंट करे। अब ये किसने काउंट करा? इस रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट ने। ठीक है, उसने काउंट कर लिया। लेकिन अभिलिखित क्षेत्र, वन क्षेत्र, मतलब सरकारी आंकड़ों में। ठीक है, तो सरकारी आंकड़ों का तो जो है अगर कहा जाए कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू जो है वो फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत अगर आपको किसी फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करना होता है तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया होती है। तो यहां अगर हम जाएं, अब ध्यान से देखिएगा, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारे पास आंकड़े हैं। इन आंकड़ों में अगर हम मध्य प्रदेश को देखें, हम ज्यादा राज्यों की अभी हम बात नहीं करें, हम चूंकि मध्य प्रदेश की रिपोर्ट पे बात करें तो मध्य प्रदेश, बाकी तो आप जब क्वेश्चन में कराऊंगा तो उसके अंदर सब डले ही हुए हैं हर राज्य के। मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पर एक आंकड़ा दिख रहा है, ये यहाँ पर, कि 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर में मध्य प्रदेश के अंदर जो आरक्षित वन है वो है 61,886। संरक्षित वन है 31,098। अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड जो कैटेगरी है उसमें 1,705। इस तरह से ओवरऑल हमारे पास जो सरकारी आंकड़ा है उसमें जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो 94,689 है, जो कि कुल मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 30.72%। इसका मतलब है यहाँ वन है नहीं है, खाली जंगल जो है अगर कहा जाए मैदान में तब्दील हो चुका है, रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है, बर्फ में तब्दील हो चुका है, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सरकारी आंकड़े में वहां वन है। तो ये हमेशा हमेशा आज से याद रखिएगा कि कभी भी कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा आपको कौन सा एरिया दिखेगा, तो आप एक ही आंसर करिए कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आपको हमेशा ज्यादा दिखेगा, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो अभी आपको साफ क्लियर हो गया था कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अच्छा खासा है, जो कि 30.72% है। और इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसकी है? रिजर्व फॉरेस्ट की, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 61 जो है अगर कहा जाए 88 से। फिर जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और फिर जो है वो अनक्लास्ड जो अगर कहा जाए, जो कि अवर्गीकृत है, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं रहे। अब इस आंकड़े को हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, अभी काम आएगा, ध्यान रखना। मतलब आप आपके लिए पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि वह प्रश्न जरूर देख लेना कि वो कौन सा फॉरेस्ट एरिया पूछ रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया पूछ रहा है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया तो फॉरेस्ट एक्ट के तहत ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वन अधिनियम 1927 के तहत परिभाषित करना पड़ेगा उसको, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। तो वो 30.72 है। अब भारत के रिस्पेक्ट में जाए, भारत में तो और कम हो गया। अगर हम ओवरऑल इंडिया में जाएं तो हमारे पास अगर कहा जाए कि ये 23.58% क्षेत्र,
रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब है कि यहाँ पर वन है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चाहे वर्तमान में यहाँ कुछ हो। अब इसमें आपको देखो एक नई चीज मिल रही है, जैसे अगर हम यहाँ जाएं, जैसे ये लद्दाख में चले गए। अब लद्दाख के अंदर वो क्या बता रहा है, 0%। ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप में क्या बता रहा है, 0%। क्यों बता रहा है? अब लक्षद्वीप है, कोरल आइलैंड है पूरा, यानी वहां प्रवाल समूह है। लद्दाख में बर्फ ही बर्फ जमी हुई। अब वहां आपको पेड़ तो दिख नहीं रहे, तो आपने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में उसको डाला ही नहीं, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 0 हो गया। भले ही वहां पे पेड़ लगे हों, भले ही वहां पे पेड़ लगे हों, आज आप लक्षद्वीप जाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि पाम के पेड़ नहीं लगे हो, लेकिन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की डेफिनेशन में तो नहीं रखा उसको यहाँ। तो इस तरह से हमें ये बात समझ पड़ती है कि भारत में अलग अलग राज्यों के अंदर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है या ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका कुछ अलग अलग परसेंट हो सकता है। इन आंकड़ों को ध्यान से अगर आप देख रहे हो, ये यहाँ पर ये पूरे आंकड़े आप नीचे तक जाओ, तो इन आंकड़ों में देखिए, नीचे से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे सामने आया, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पे 86.93%, ध्यान रखिएगा ना। फिर धीरे धीरे अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड, यानी अभी हमारे पास जितने भी यूनियन टेरिटरी है उसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया किसमें दिख रहा है अपने को, अंडमान निकोबार आइलैंड में। यहाँ से 86 से थोड़ा सा ऊपर चले गए तो हम यहाँ पहुंच गए, ये 82। अभी हमको कहाँ दिख रहा है, सिक्किम, ये आपको दिख रहा होगा, सिक्किम के अंदर परसेंट वाइज बात कर रहे हैं। और कौन से परसेंट की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, खाली मैं वनावरण की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें जो है अगर कहा जाए सिक्किम आ गया, और फिर और थोड़ा सा ऊपर जाए तो इसमें आपको और भी कई स्टेट्स के आंकड़े जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो एक तो ये बुनियादी बात हमारे सामने जो है वो निकल कर आई, रिकॉर्डेड। अब हमारे पास ये बात क्लियर हुई कि यार भारत के पास अगर कहा जाए कि जो अधोलिखित वन क्षेत्र है वो 23.58%, यानी 23.5% सरकारी किताबों के अनुसार भारत में वन है। तो क्या हम ग्लोबल सिनेरियो में बहुत अच्छी स्थिति के ऊपर है? तो थोड़ा सा नीचे जाए, ग्लोबल सिनेरियो को भी देख लेते हैं। ग्लोबल सिनेरियो में तो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा। यहां अगर टोटल वर्ल्ड का, ऐसे भी आपको मालूम होगा, दुनिया में सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया केवल रशिया के पास है, रशियन फेडरेशन के पास, आपको दिख रहा होगा। यानी आप सोचिए, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% अकेले रूस के पास फॉरेस्ट एरिया है। तो फिर सोचिए, हालांकि परसेंटेज के अनुसार आप देखोगे तो ब्राजील उसके ऊपर है। दोनों प्रश्नों के मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, एग्जाम निकालते समय अगर आपने क्वेश्चन का नेचर नहीं समझा तो क्वेश्चन आपका 100% गलत होगा। अगर वो पूछ रहा है कि दुनिया में किस देश में फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज के अनुसार ज्यादा, तो ब्राजील दिख रहा है। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए 59.4%। और ओवरऑल एरिया के हिसाब से पूछ रहा है कि भाई ये क्षेत्रफल के अनुसार किस देश के अंदर है, तो आप कहोगे कि रशियन फेडरेशन, तो रूसी फेडरेशन, क्योंकि उसको एक नहीं पूरा रशियन फेडरेशन के नाम से उसको जाने आप। उसमें उन्होंने कहा यार 20% दुनिया का फॉरेस्ट एरिया है, और ओवरऑल 49.8% एरिया के पास जो है अगर कहा जाए क्या बोलते हैं कि फॉरेस्ट है रशिया। इसीलिए आपने देखा होगा कि चलो रूस तो ठीक है अपनी जगह, क्योंकि रूस में आपको टेंडा टुंड्रा सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब आप ब्राजील जाओगे, तो ब्राजील के अंदर आपको जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में सबसे चर्चित जो अगर कहा जाए फॉरेस्ट जो मिलते हैं उनको बोलते हैं सेल्वास फॉरेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, है ना। और सेल्वास फॉरेस्ट के कारण, ये मतलब जितना भी अगर कहा जाए कि ब्राजील और उसके आसपास का जो सेल्वास फॉरेस्ट है, उसके कारण ब्राजील पूरी दुनिया में, जो ब्राजील के अमेजॉन वन है, वो पूरी दुनिया में लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के रूप में प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये बहुत तेजी से अमेजॉन बेसिन के फॉरेस्ट क्या हो रहा है, यानी ये सेल्वा फॉरेस्ट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो अब हमें ये बात तो समझ पड़ गई कि दुनिया के हिसाब से हमारी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी जो है अगर कहा जाए नहीं है, ये आप याद रखिएगा। इसमें भी आप ध्यान से देखिएगा, ये फॉरेस्ट एरिया में यहाँ पर आपको 72.24.3, अब आपको कि यहाँ पर उसमें जो है वो आंकड़ों में गड़बड़ी होगी। तो अभी अपन ने झाड़ी वाड़ी वाले आंकड़े तो जो है लिए ही नहीं, वो वहां पर अभी अपन आएंगे। अभी हाल फिलहाल में आपके दिमाग में जो खाका क्लियर किया मैंने, वो एक सिंपल सा किया कि भाई हमारे पास एक है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, उस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अनुसार मध्य प्रदेश, चूंकि अपन मध्य प्रदेश को पढ़ रहे हैं, यहां पर ऊपर चले जाएं, मध्य प्रदेश के पास 30.72% वन क्षेत्र है। और भारत के पास जो है वो अगर कहा जाए लगभग अगर कहा जाए 23.5% जो है वो वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के दोनों आंकड़े याद रखना है, 94,689 अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसमें भी हमें दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, 65%। अब हम सीधे एंट्री या छलांग लगाते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। अब हमको वहां से कोई लेना देना नहीं है कि मध्य प्रदेश मतलब वहां क्या है। अब
इसी रिपोर्ट में हम सीधे नीचे आ गए, यानी अभी हमारी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है वो शुरू हो गई। अब हमारे पास ये जो मध्य प्रदेश के अंदर ये रिपोर्ट है, पहले तो हम यहाँ ऊपर से जाए, इसमें आपको दिख रहा होगा, इस पूरे रिपोर्ट को अब धीरे धीरे अपने को जो है वो पढ़ना है एक एक। इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो हम यहाँ चले गए, ये यहाँ। अब इसमें आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट एरिया है उसको उन्होंने कुछ क्लासेस में डिवाइड किया। पहली क्लास है आसाभा यानी अत्यधिक सघन वन, फिर है साधारण सघन वन, और फिर है खुले वन। हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर हम टोटल अगर वन क्षेत्र को देख रहे हैं, टोटल अगर कहा जाए ये भौगोलिक क्षेत्र का, इसके अनुसार वनावरण, अब देखिए, अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया खत्म हो गया, उधर रख दो उसको। अब हम फॉरेस्ट सर्वे में किस पे आ गए, वनावरण। ठीक है, अब फॉरेस्ट कवर वर्ड यूज हो रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो गलती होगा एग्जाम में क्वेश्चन। अब हम एक नई डेफिनेशन के ऊपर आ गए, फॉरेस्ट कवर, हम वहां रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट कवर में हमको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो मेन अगर कहा जाए वन है, उनमें तीन क्लासेस मेन, वेरी डेंस, ठीक है, मीडियम डेंस, और अगर कहा जाए ओपन फॉरेस्ट। इसमें ओपन फॉरेस्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है 11.88, और वेरी डेंस फॉरेस्ट का जो है वो 2.11। अब बड़ा प्रश्न यहीं से जो है वो जन्म, एक्चुअल जो है अगर कहा जाए ये जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ये वेरी डेंस का क्या मतलब, तो इसके लिए हमको फिर जो है वो इसी फॉरेस्ट सर्वे की एक रिपोर्ट पर जाना पड़ेगा। यहां पर आपको जो है वो दिख रहा है कि अत्यंत सघन वन को वो बोल रहा है कि 70% या अधिक वृक्ष छत्र घनत्व वाली सभी भूमि, यानी ऑल लैंड विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 70% एंड अबव। इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो ये समझ लो, ये जो वेरी डेंस को कह रहा है, ये वेरी डेंस क्या कह रहा है, एक सेकंड लगा लूं जरा मैं। बस ऐसे ही क्वेश्चन मैंने तैयार किया आपकी टेस्ट सीरीज में, एक 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 कई बच्चों को लगता है कि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन सर के एक एक ही पेपर बनाते हैं, और फिर भी इतनी महंगी टेस्ट सीरीज देते हैं। तो एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन होते हैं, मैं उसी में पूरे क्वेश्चन डालने की कोशिश करता हूँ, कभी नहीं सोचता कि टेस्ट सीरीज में नंबर ज्यादा है, मैं सोचता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो ज्यादा है। अब यहाँ पर जैसे पहले तो समझ लो, ये अपने पास, इसको अपन ऐसे समझे, ये अपने पास एक पेड़ है। अब पेड़ का ये जो ऊपर वाला जो झुरमट होता है ना, ये वाला, कभी भी आपने देखा होगा, इसको ही अपन कैनोपी बोलते हैं। आपने रोड किनारे देखा होगा कुछ लोग सिम बेचते हैं, आजकल गर्मी के समय में एसी फ्रिज आदि को बेच रहे हैं, इसके लिए वो एक छतरी जैसी स्टॉल जैसा लगाते हैं, इस तरह का देखा होगा यहाँ। इसको भी टेक्निकल लैंग्वेज में कैनोपी ही कहा जाता है। ठीक है, बस ट्री कैनोपी में क्या होता है कि जो ऊपर वाले हिस्से, ये ऊपर वाले हिस्से क्या होते हैं, एक दूसरे, जैसे ये दिख रहा होगा, ये एक दूसरे से टच हो जाते हैं, और टच होने पर अगर मान के चलिए इनकी जो डेंसिटी घनत्व अगर वो 70% से अधिक है, तो ये जो है अगर कहा जाए अत्यंत सघन वन कहलाएंगे। अब कैसे 70% से अधिक, तो मैं एक सिंपल वे में आपको एक इसकी इमेज दिखाता हूं इंटरनेट के माध्यम से। यहां जैसे अपन सपोज मान के चलिए यहां चले गए अपन, ये कुछ अपन ने यहां पर खोल लिया, यहां पर, अब अपन यहां पर चले गए, सपोज मान के चलिए अपन ने ये टाइप किया ट्री, और यहां पर कैनोपी टाइप कर लेते हैं, ये हम चले गए ट्री कैनोपी के ऊपर। ठीक है, अब ट्री कैनोपी को हमने यहां से इमेज के ऊपर गए, आप देखो ध्यान से, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी डेंसिटी देख रहे हैं हम। अगर ये इसका जो ट्री कैनोपी वाला बेल्ट है, इसका घनत्व 70% से ज्यादा है, तो मतलब कि बहुत डेंस, मतलब अंदर तो रोशनी भी नहीं आ रही, इतना डेंस जो है वो अगर कहा जाए, ये सब ट्री कैनोपी कहलाती है, जितनी भी फोटो में आपको दिख रहा है ऊपर वाला हिस्सा। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि इसकी थोड़ी डेंसिटी कम है। ठीक है, इसकी थोड़ी डेंसिटी जो है अगर कहा जाए ज्यादा है, यहाँ के वनों की तो डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा होगी। तो निश्चित रूप से कि वेरी डेंस फॉरेस्ट हमेशा आपको याद रखना है कि बहुत ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, यानी एक होता है कि हम रट लें, एक होता है कि हम समझ लें। तो अभी अगर हमने समझा तो हमें ये बात क्रिस्टल क्लीन है कि अत्यंत सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट जो 70% से ज्यादा कैनोपी डेंसिटी रखते हैं वो कम होंगे। सामान्य सघन वन, यहाँ पर अगर कहा जाए 40% से 70% के बाद अगर उनके बीच डेंसिटी है, तो वो कहलाएगा मॉडरेटली जो है वो अगर कहा जाए डेंस फॉरेस्ट। और ओपन फॉरेस्ट जिसमें अगर कहा जाए 10 से 40%। तो आप सोचो ना, खुद ही लगाओ कि आप अपने आसपास के किसी वन क्षेत्र में जाओगे तो कहाँ आपको बिल्कुल ऐसा कि अरे अंदर चले गए तो रोशनी नहीं आती, तो खुले वन आपको ज्यादा मिलेंगे, उससे थोड़े से कम मिलेंगे आपको सामान्य सघन वन यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और उससे कम मिलेंगे अत्यंत सघन वन। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए, और एक है झाड़ियां 10% से, अब झाड़ियों में तो अब कैनोपी बहुत ना के बराबर ही बनती है, तो 1% भी बन सकती है, 2% भी बन सकती है, या 10% तक बन सकती है। अगर कहा जाए यहाँ वो 10% से कम है, तो उसको अपन आम भाषा में कहेंगे सर्ब या झाड़ी। तो अभी अगर आप यहां मध्य प्रदेश के अंदर जाएं तो आपको खुद क्लियर हो रहा है
कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कुल जो वन क्षेत्र है उसमें ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा 11.88, फिर मॉडरेटली 11 जो है वो 10, फिर जो है अगर कहा जाए वेरी डेंस, और फिर जो है वो सर्व सर्व तो जो है ना के बराबर, क्योंकि झाड़ी तो कई वन क्षेत्रों में तो नहीं मिलेंगी, कोले में कई छोटी छोटी जगह मिलती हैं, तो उनका परसेंट जो है अगर कहा जाए 1.17। इस तरह से आपको ये बात बिल्कुल साफ क्लियर हो रही होगी कि अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो गैर वन क्षेत्र आपको दिख रहा है 73.09%, और वन क्षेत्र के अंदर आपको ये क्लासेस दिख रही है अत्यंत सघन वन, सघन वन। इनमें आपको थोड़ा आलस नहीं करना है और ये आंकड़े भी याद करना है। अब आंकड़े या तो आप, एक तरीका है कि आप मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से, अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो एग्जाम हॉल में फटाक से निकाल ले, क्या यार 11% था तो लगभग अगर कहा जाए कि कितना होगा, 10% था तो कितना होगा, ये निकाल लें, या आप याद करके चले जाएं। तो अब अगर हम ध्यान से देखें कि ये एक आंकड़ा हमारे पास जो है वो निकल कर आ गया। अब हमारे पास कुल वन क्षेत्र इसके हिसाब से अगर कहा जाए भौगोलिक क्षेत्र में, अगर हम यहां पर जाएं तो हमको ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, हम इधर के परसेंटेज को देखेंगे, ये जो परसेंटेज इधर दिख रहा है, इस परसेंटेज के हिसाब से अगर हम यहाँ नीचे, ये पूरा ये जो नीचे जा रहा है यहाँ पर, ये मुरैना तक चले गए और इसके आगे पूरे जिलों तक चले गए, जो 25.14% है, इसमें अगर हम धीरे धीरे जाए तो हमको इसमें क्या है, जो है वो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स को याद रखना। टॉप 5 का मतलब यार जहां पर अच्छी खासी स्थिति, या जहां ना के बराबर, जैसे आपको दिख रहा है कि यार उज्जैन में तो 0.60% है, ठीक है, उज्जैन में 0.60% है। अब वो कह रहा है कि यार उज्जैन में कितना परसेंट जो है वो अगर कहा जाए वेरी डेंस फॉरेस्ट है ही नहीं, उज्जैन के अंदर 0% है। ठीक है, तो जिन जिलों के अंदर 1-2% फॉरेस्ट एरिया होता है उनमें तो आप क्या डेंस फॉरेस्ट की उम्मीद करोगे। जैसे देखो आप यहाँ उज्जैन में देख रहे हो कितना है, जो है अगर कहा जाए वेरी डेंस फॉरेस्ट 0। शाजापुर में कितना है, 0। ठीक है, रतलाम में कितना है, 0। राजगढ़ में कितना है, 0। यहाँ पर इनमें 0 है। इससे सिद्ध है कि भाई यहाँ पर ऑलरेडी फॉरेस्ट एरिया ही ना के बराबर, जब फॉरेस्ट एरिया ही ना के बराबर है तो कुछ बात ही नहीं बची। लेकिन जिन जिलों में फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है, जैसे मंडला बालाघाट वाली जो बेल्ट है, उसमें अगर आप जाओगे, जैसे यहां से अपन चले गए अब नीचे ये बालाघाट पे चले गए, अब बालाघाट में आपको जो है अगर कहा जाए दिख रहा है कि 53.34% जो है अगर कहा जाए फॉरेस्ट एरिया। तो उस नजरिए से देखा जाए तो वेरी डेंस फॉरेस्ट भी अच्छा खासा 1407 अगर कहा जाए स्क्वायर किलोमीटर बेल्ट के ऊपर वेरी डेंस फॉरेस्ट है। तो इस तरह से आपको कोशिश ये करना है कि एक तो टॉप 5 बॉटम 5 ये याद रखना। दूसरा, एक और आपने टेक्निकली देखा होगा कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार, अब ध्यान से देखो, ज्यादातर जिलों के अंदर, ज्यादातर ये जितने भी दिख रहे हैं, ज्यादातर जिलों के अंदर फॉरेस्ट एरिया में कमी दिखी गई, क्योंकि माइनस का निशान लगा हुआ है। देखो ध्यान से, ज्यादातर के अंदर अगर कहा जाए माइनस, तो अब माइनस है तो उनको तो याद करो मत, उनको याद करो जिनके अंदर जो है वो अगर कहा जाए प्लस लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल हमको दिख रहा है कि जो है वो सीधी सीधी में अब फॉरेस्ट एरिया जो है वो बढ़ गया, या हमको दिख रहा है कि रीवा रीवा में फॉरेस्ट एरिया जो है अगर कहा जाए बढ़ गया, या और भी हम थोड़ा सा देखें कहीं जो है अगर कहा जाए तो फॉरेस्ट एरिया में हमारे जो है अगर कहा जाए ज्यादातर हम जो दम भरते हैं या नहीं, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ इसमें घोटाला ही है। अब इनको आंकड़ों को अगर अब यहाँ ध्यान से देखो, ये तो अभी आपने ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया कि क्या इसमें रहा। अब हम यहां से चले गए, थोड़ा सा नीचे जाए हम, ये इस आंकड़े के हिसाब से देखें हम, चूंकि देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं पूरा ओवरऑल इंडिया नहीं पढ़ा, अभी मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो अभी हमको दिख रहा है कि प्रतिशत के अनुसार हमारे पास बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला, सीधी, इन 5 जिलों के अंदर फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है। अब ये 5 जिलों के अंदर क्यों है, इसको भी अभी थोड़ी देर में मैं आपको जो है वो बताऊंगा, इसका भी अभी लेके आ रहा हूं तक। लेकिन बार बार मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये परसेंटेज वाइज, और ना के बराबर कहाँ है, जो अभी आपको बताया था कि जहाँ वेरी डेंस का उज्जैन में दिखाया था 0, शाजापुर में दिखाया था 0, रतलाम में दिखाया था 0। ठीक है, इससे सिद्ध है कि इन जिलों में फॉरेस्ट एरिया ना के बराबर है। तो हमें दिख रहा है कि यार उज्जैन में तो 0.6% एरिया पे ही फॉरेस्ट है, शाजापुर में 1% है, रतलाम में 1.5% है। ठीक है, राजगढ़ में लगभग 2.7% है, मंदसौर में जो है वो अगर कहा जाए 4.3% है। इससे एक और चीज आई, जिन जिलों की अभी हम बात कर रहे हैं, इधर उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, मंदसौर, इनमें बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच नहीं मिलेगी आप। आप सोचो कि बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल जो है वो जैव विविधता का जो है वो विस्तार हो नहीं मिलेगा, बहुत ना के बराबर।
लेकिन इधर आपको बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला, सीधी, इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी रिच मिली। कुछ सोचो, आज हमारे पास मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, और तीनों के तीनों बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में। क्या आपको लगता है कि उनमें उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, मंदसौर में कोई है? कभी सोचा? क्यों नहीं है? उसका कारण भी यही है, क्योंकि फॉरेस्ट ही नहीं है। तो क्या बायोडाइवर्सिटी की जो है वो बात करोगे? अब अगर हम कहा जाए कि एरिया वाइज चले जाए, तो एरिया में भी देखो बालाघाट, ठीक है, और उज्जैन तो अपनी जगह स्टैंड बाई है। बालाघाट, उज्जैन में जो है वो अगर कहा जाए कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन यहाँ जो परसेंट के हिसाब से श्योपुर था, उसका अब जो है वो अगर कहा जाए ये छिंदवाड़ा हो गया। अब कई दिमाग लगाने लगते हैं कि अभी पांडुरना जिला अलग हो गया। तो भाई अपने को कोई लेना देना नहीं कि कोई जिला अलग हुआ है नहीं हुआ। जब 21 के बाद अब 23 की जो रिपोर्ट अभी चल रही है, बन रही है, जो कि 24 मिड या 25 तक आएगी, अभी आपके एग्जाम के बाद ही आएगी, अभी नहीं आएगी, ध्यान रखना। उस रिपोर्ट में हमको पता चलेगा कि क्या होना है। अभी तो हम यही माने कि यार एरिया वाइज जो है वो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, और ये तीनों, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, तीनों जिले जो है वो अगर कहा जाए ये सतपुड़ा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब ये इसका जो है वो अगर कहा जाए फायदा, मतलब ये तो आपको एरिया वाइज, अब इसका फायदा कहाँ मिलता है? तो इसके फायदे के लिए थोड़ा सा नीचे चले जाए। यहां से हम नीचे चले गए, ये यहां से, एक सेकेंड ना, चीजों को लिंक करके। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम मध्य प्रदेश के अंदर टोटल फॉरेस्ट एरिया को कैलकुलेट करें, तो हमें जो है अगर कहा जाए दिख रहा है कि सबसे ज्यादा 26% एरिया के ऊपर शुष्क टीक फॉरेस्ट है। टीक फॉरेस्ट मतलब सागौन के वन, 26% के ऊपर। तो इससे साफ सिद्ध है कि यार जो मध्य प्रदेश के जो सतपुड़ा वाली जो बेल्ट है, उस सतपुड़ा की बेल्ट में, जैसे चाहे हम बालाघाट की बात करें, चाहे हम छिंदवाड़ा की बात करें, चाहे हम नर्मदापुरम की बात करें, चाहे हम बैतूल जिले की बात करें, इन जिलों में जो आपके सागौन के वृक्ष है वो अच्छे खासे जो है वो होंगे। अच्छा खासा सागौन के वृक्ष का जो है वो अगर कहा जाए बेल्ट आपको जो है वो देखने को मिलेगा। दूसरा आपको दिख रहा है कि इस 26.68% यानी जो शुष्क जो है वो देखो, मध्य प्रदेश ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला जो है वो राज्य है, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला। तो हमारे यहाँ जो है वो अगर कहा जाए जो पेड़ होते हैं ना, उनकी कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे ड्राई है, मॉइस्ट है। तो मध्य प्रदेश में जो शुष्क जो है वो अगर कहा जाए पर्णपाती वन का ही एक बड़ा जो है वो बेल्ट है, और उसमें सागौन भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो सागौन अभी 26.68% पर दिख रहा है। अब उसके जस्ट बाद अगर कहा जाए कि 24% भी हमको दिख रहा है दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, यानी साउदर्न जो है अगर कहा जाए ड्राई मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट समझते हो ना? पर्णपाती वन जो किसी एक स्पेसिफिक मोशन में अपनी पत्ती गिरा देते हैं, और वो जितना ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा वहां सबसे ज्यादा पर्णपाती वन ही पाए जाएंगे, क्योंकि पौधा सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है अपनी पत्तियों से, ट्रांसपिरेशन से, सबसे ज्यादा उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और अगर वो ट्रांसपिरेशन को कम नहीं करेगा तो उसका मरना तय है। इसलिए गर्मी आने के पहले, जब जब गर्मी आती है तेज, उसके पहले वो अपनी पत्तियों को गिराते हैं, और हल्की हल्की छोटी छोटी नई पत्ती आती है, जैसे ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो सके। कितना ट्रांसपिरेशन करता है पौधा, इसको देखना हो तो सबसे सरल तरीका है कि आज आप अपने कॉलोनी का एक पेड़ का कोई भी जो है वो एक पत्ते की डगान काट लीजिए, और एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में उसको बंद करके अच्छी रस्सी से बांध दीजिए, और शाम को इसी पे कमेंट कीजिए, हाँ सर इसके अंदर पानी की बूंदें इकट्ठी होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसपिरेशन करते ही। जैसे इसका एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ, घर में लोगों के सब्जियां सड़ जाती है पत्तेदार। क्यों सड़ जाती हैं? क्योंकि उसको फ्रिज में रखते हैं। अब फ्रिज में ऐसे ही जो है अगर कहा जाए नमी तो रहती है, लेकिन वो पत्तियों से जो अगर कहा जाए ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया खत्म नहीं होती, हल्की फुल्की बनी रहती। अब अगर उस पत्ती को हम किसी कागज में लपेट के रख दें, तो वो जो मॉइस्चर निकल रही है, यानी ट्रांसपिरेशन में जो जल वाष्प हो रहा है, वो कागज एब्जॉर्ब कर लेगा और वो सड़ेगी नहीं। तो सिंपल सा तरीका है यहाँ पर। तो अभी आपको दिख रहा है कि जो शुष्क सागौन के वन है, और दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन जो लगभग 24, इनको दोनों को मिला लो तो 50% हो जाए। 24, 26, 50%। यानी हम ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अकेले 50% वन दक्षिण की ही बेल्ट में है, और उनमें अकेले आधे मतलब एक चौथाई वन जो है वो अगर कहा जाए सागौन के। तो ये तो एक तो ये बेसिक सी बात आ गई। अब हमने यहां पर एक और चीज देखी कि यार ये बात कहाँ हमारे आंकड़ों से फिट बैठ रही है, हमारे इस आंकड़े से जो है वो फिट बैठ रही है कि यार बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल। लेकिन हमारे इन आंकड़ों में दोनों में हमको उत्तर के भी जिले दिख रहे हैं, जैसे श्योपुर। ठीक है, यहां भी श्योपुर दिख रहा है, यहां भी चौथे पे श्योपुर दिख रहा है। नो डाउट श्योपुर के पास भी अच्छा खासा फॉरेस्ट एरिया होगा। वो फॉरेस्ट एरिया को कैसे हम कैलकुलेट करें? तो उस फॉरेस्ट एरिया के लिए अगर हम जाए,
तो यहां फिर वापस इसी आंकड़े के ऊपर जाए। अब हम देख रहे हैं कि जो हमने अभी दो देखे, ड्राई टीक फॉरेस्ट देखा और साउदर्न ड्राई मिक्स्ड डिसिडुअस फॉरेस्ट देखा, अब तीसरे नंबर पर हमारा जो आंकड़ा दिख रहा है वो आंकड़ा ये है, देखो ध्यान से। ये हमको बोल रहा है कि नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डिसिडुअस फॉरेस्ट यानी उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन का प्रतिशत लगभग 18 लगभग क्या 18.86%। इससे साफ सिद्ध हो रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो उत्तर में, जो श्योपुर के आसपास, वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो मध्य प्रदेश का भाग है, उत्तर पश्चिम, वहां जो है वो पर्णपाती वन तो है, लेकिन वहां झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष अधिक पाए जाते हैं क्योंकि वहां रेनफॉल कम होता है। फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर मिश्रित जो है वो पर्णपाती वन पाए जाते हैं 18%। तो श्योपुर वाली बात को ये फिट कर रहा है कि वो 26%, 24%, और फिर नॉर्थ वाले जो है वो मिक्स डिसिडुअस फॉरेस्ट 18%, ये आ गए यहाँ पर। और उसी में श्योपुर की बात एक और फिट हो रही है, ड्राई डिसिडुअस सर्व। अब आप कहोगे ये ड्राई डिसिडुअस सर्व क्या होता है? सर्व मतलब बेसिक अगर कहा जाए झाड़ी। तो आप अगर इन आंकड़ों को देख रहे हो मध्य प्रदेश के अंदर, कुल जो आंकड़ा आपको दिख रहा है, इस कुल आंकड़े में अगर हम टॉप 5 चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास सागौन आ गया 26%, लगभग 26.68। फिर हमारे पास दक्षिणी मिश्रित पर्णपाती वन आ गए जो 24.12% है। फिर हमारे पास उत्तरी जो है वो मिश्रित पर्णपाती वन आ गए जो 18.6 है। और फिर हमारे पास शुष्क पर्णपाती झाड़ी आ गई, लेकिन ये भी कहाँ मिलेंगी? नॉर्थ वेस्ट के आसपास वाला जो मध्य प्रदेश है उसमें ज्यादा मिलेंगी। कांटेदार झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष दोनों आपको बहुत शुष्क जगहों पर ज्यादा मिलेंगे। इनकी पत्तियां छोटी होती है और पत्तियां कन्वर्ट हो जाती हैं कांटों में भी कई बार, जिससे ट्रांसपीरेशन को जो है वो कम किया जा सके। तो आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ये आंकड़े आपको दिख रहे हैं। फिर इन आंकड़ों के अलावा आपको एक और आंकड़ा जो है वो यहाँ पर जो है वो मतलब काम का है कि इनमें कोई और ऐसा, मतलब ये तो होगा बेसिक अगर कहा जाए कि केवल स्पेसिफिक पेड़ के बारे में कहीं कोई जानकारी लिखी है क्या? तो हमें दिख रहा है कि यार पूरी स्टोरी में एक तो टीक फॉरेस्ट की बात हो रही है। टीक मतलब जो है अगर कहा जाए सागौन के वनों की। क्या सागौन के वनों के जो है अगर कहा जाए अलावा कोई वन है? तो हाँ, साल। तो ध्यान से देखो, अगर कहा जाए आर्द्र पेनिसुलर उच्च स्तरीय साल, ये 3 जो अगर कहा जाए 2.9% के ऊपर। तो आपको दिख रहा है साउदर्न मोस्ट सॉरी मॉइस्ट डिसिडुअस जो है वो फॉरेस्ट, एंड मॉइस्ट जो है पेनिसुलर जो है वो हाई लेवल साल यहाँ पर। अब मॉइस्ट से सिर्फ देखिए ये वहीं पाए जाएंगे जहां, अच्छा जैसे मंडला बालाघाट की जो बेल्ट है, उस बेल्ट के आसपास तो खूब पानी गिरता है। जहां भी पानी गिर रहा है वहां जो है वो अगर कहा जाए आर्द्रता अच्छी खासी मिलेगी। उस आर्द्रता वाली बेल्ट के ऊपर आपको जो है वो साल के वृक्ष मिल जाएंगे। तो साल के वृक्ष का प्रतिशत हमको दिख रहा है कि 3.29%। कुल अगर हम टॉप 5 आंकड़ों को ध्यान से देख रहे हैं तो हमारे सामने 26% पहला, दूसरा 24%, तीसरा जो है वो अगर कहा जाए 18.8%, चौथा अगर कहा जाए 6.55%, ये वाला अगर जो है अगर कहा जाए यहाँ, और पांचवा यहाँ पर ये 3.37। लेकिन ये हमारे काम का बिल्कुल नहीं। हम सोचे अगर कहा जाए कि एनोजाइसस जो है वो पेनिडोला वन, इसको अभी दिमाग में मत रखो, लेकिन साल के वृक्ष को याद है। तो टॉप 5 बॉटम 5 की जो कहानी है इस फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, वो आपको यहां से क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमको जो है वो इसको जो है वो याद रखना है। अब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ये भी हमारे बिल्कुल कोई काम का नहीं। अब वापस हम एक सेकंड, जो काम का नहीं उसको बंद कर दें यहाँ पर। अब वापस जो है अगर कहा जाए हम अपनी रिपोर्ट के ऊपर फिर आ गए। अब इस रिपोर्ट ने हमको इतना तो दे ही दिया, समझा ही दिया, लेकिन इस रिपोर्ट में अब हमको एक और चीज जस्ट इसके नीचे, मतलब देखो अब जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए जैसे आपको दिख रहा है कि शुष्क घास भूमि 0.1% है कुल मानचित्र के अंदर अगर कहा जाए। और घास भूमि में भी जो है वो, अभी घास भूमि के लिए भी मैं बताऊंगा आपको कि घास भी जो है वो बांस के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको अभी बता दूंगा। अब अग्नि प्रवण जो है अगर कहा जाए, ठीक है, यानी फायर प्रॉन एरिया जो है उसके ऊपर बात। अब देखो, सबसे फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए समस्या है आगजनी। दो तरह से होती है, एक प्राकृतिक रूप से होती है नेचर, जैसे कोई मान के चलिए कहीं कोई बिजली गिरी उसके कारण जो है वो आग लग सकती है टेम्परेचर के कारण। और दूसरा है कि कुछ पोचर्स जो होते हैं, शिकारी होते हैं, या अवैध रूप से इनलीगल तरीके से जो है फॉरेस्ट एरिया में जो अतिक्रमण करके रहते हैं वो लोग आग लगा देते हैं कहीं। तो मध्य प्रदेश में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि जो आग के अंदर
यानी सबसे एक तो बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेटेड स्थिति नहीं दिखेगी, क्योंकि न्यून अग्नि प्रवण क्षेत्र ही सबसे ज्यादा है, 59.75%। कैसे पेड़ों में अग्नि ज्यादा लगती है, कैसे छाल का असर होता है, कितनी जो है तना मोटा होना चाहिए, सब मैंने टेस्ट में भी डाले हैं क्वेश्चन, आप वहां भी देख सकते हो जब देखना हो तो। ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ाएंगे तो इतना लंबा लेक्चर हो जाएगा 2-3 घंटे का। अब हमें ये दिख रहा है कि न्यून अग्नि प्रवण का मतलब है कि यार मध्य प्रदेश के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है उसका सबसे बड़ा भाग बहुत ज्यादा रिस्की नहीं, मतलब वहां पर 59.7%, लेकिन कुछ हिस्सा लगभग अगर कहा जाए आधा परसेंट, ये लिखा ना अत्यंत अग्नि प्रवण क्षेत्र 0.43, ठीक है, या अधिक उच्च अग्नि प्रवण क्षेत्र 6.11, तो ये अपने को दिख रहा है कि ये जो रेड कलर और जो अगर कहा जाए ये ऑरेंज से कलर तक का, इसमें आपको एक चीज तो साफ है कि इधर अगर हम गए तो श्योपुर वाले बेल्ट में दिख रहा है, यानी यहाँ पर ये रेड इतना दिख रहा होगा, ये ध्यान से देखो। इससे सिद्ध है कि जहां पर फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है या डेंस फॉरेस्ट अच्छे खासे हैं, उन जगहों पर आपको जो अत्यंत या बहुत अग्नि प्रवण क्षेत्र देखने को मिल रहा है। जैसे ये दक्षिण के जिलों में भी आप देखोगे, ये ईस्ट बेल्ट को देखोगे या ये पूरा बेल्ट है सतपुड़ा से लगा हुआ, यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो इसमें यही एक आ सकता है कि भाई मध्य प्रदेश में अगर कहा जाए कि सब अग्नि, जैसे अगर कहा जाए कि लगने पे वृक्षों में आग लगने की संभावनाओं के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए कि लेस फायर प्रॉन एरिया जो है वो कितना है, तो आप कहोगे कि सबसे ज्यादा है, 59.7% है भाई। ठीक है, मॉडरेटली जो है अगर कहा जाए 19 पॉइंट जो है अगर कहा जाए 6% है। और एक्सट्रीमली फायर प्रॉन मतलब जहां बिल्कुल जबरदस्त आग लगने की संभावना है वो 0.43% के आसपास जो है वो है। तो ये तो बहुत साफ है कि इसको आप एक अंदाज से तुक्के से भी वहां पर लगा सकते हो, उसमें कहीं कोई ऐसे टीचर की जो है जरूरत नहीं पड़ती कि दिमाग लगाए कि यार बिल्कुल कहाँ ज्यादा लगेगी। तो सतपुड़ा वाले बेल्ट में ही चैलेंजेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, बाकी किसी जो है वो बेल्ट के अंदर जो है वो चैलेंजेस जो है वो ज्यादा नहीं होंगे। अब यहां से थोड़ा सा आगे की ओर जाए, ठीक है, यानी ये एक तो ये बात हो गई। अब वृक्षावरण में एक और नई चीज जो है निकल कर आई, वहां वन वृक्ष का विस्तार। वहां वन वृक्ष का मतलब है कि जो आपके पास फॉरेस्ट एरिया है, उसके बाहर जब आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, किसी गांव में रहते हैं, तो उस गांव के अंदर भी आपके आसपास जो है वो पेड़ होते हैं, आपके खेत खलिहानों में भी कुछ पेड़ होते हैं, ये एग्जैक्टली फॉरेस्ट एरिया में तो काउंट नहीं हो पा रहा। तो वहां क्षेत्र जो है वो वृक्ष का विस्तार जो है उसको अगर हम यहाँ नीचे जाए, पहले हम अपने नजरिए से पढ़ेंगे इसको, तो इसमें आपको दिख रहा है कि दो कैटेगरी में उन्होंने पेड़ को क्लासिफाई किया। पहला आपके सामने है कि मध्य प्रदेश में जो अविलिखित वन क्षेत्र, अविलिखित का मतलब है कि जो हमारे पास रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, कि जैसे वन विभाग का जो आंकड़ा है, उस वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जैसे कोई आदमी पूछे कि यार बताओ वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो फॉरेस्ट कौन से, तो हमने कहा कि भाई हमारे पास टेक्टोना ग्रैंडिस। अब ये भी याद रखिएगा, आपको कोशिश करना है कि उनकी प्रजातियां ज्यादा याद रखें, हिंदुस्तानी नाम तो आप याद रखें। ये यहाँ पर अगर कहा जाए कि मैंने जो है वो दोनों तरीके से इसको लिखा है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ। जैसे अगर कहा जाए टेक्टोना ग्रैंडिस यानी सागौन, तो उन्होंने कहा कि साहब सागौन के पेड़ ज्यादा होंगे, वो अभी आपको प्रूव भी हो गया कि लगभग 26% पे हैं। तो हमारे पास अगर फॉरेस्ट इस आंकड़े को अगर हम नजरिए से देखें कि अगर हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर चले जाए, यानी जो वन विभाग के आंकड़ों के अंदर है, तो उसमें आपको टेक्टोना ग्रैंडिस यानी सागौन सबसे ज्यादा दिख रहा है, सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि व्यास में। फिर सागौन के बाद जो है वो अगर कहा जाए कि दूसरे नंबर पे सोरिया रोबस्टा दिख रहा है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिए, जैसे सागौन को टेक्टोना जो है अगर कहा जाए ग्रैंडिस कहा जाता है, साल को सोरिया रोबस्टा कहा जाता है। साल का वृक्ष जो अगर कहा जाए, जनजातियों में तो बहुत इसको देवता की तरह पूजा जाता है। ठीक है, इसमें और नीचे की ओर आप जाओगे, जैसे अर्जुन है तो टर्मिनेलिया जो है वो टेमोटोसा के नाम से जाना जाता है। या महुआ है तो मधु का ही याद रखो, मीठा होता है उसका फली जो है, उससे मधु का याद रखो। तो लोंगीफोलिया नाम से जाना है। तो ऐसे हमारे सामने ये आंकड़े आते हैं, तो आप इनको कम से कम पूरे हिंदी इंग्लिश जो है वो नाम जरूर रखिए। तो अभी हमारे दिमाग में साफ ये बात तो क्लियर है कि यार मध्य प्रदेश में अगर कोई पूछेगा तो हम ये आसानी से जो है वो बता पाएंगे कि सागौन और साल के वृक्षों का क्षेत्र ज्यादा है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में, यानी जो सरकार के पास जो अगर कहा जाए फॉरेस्ट एरिया का रिकॉर्ड है उसमें। अब मान के चलिए, अभी ऐसे समझ लीजिए सरकार के पास को छोड़ दें, अगर कहा जाए सरकार के पास को छोड़ने का यहां पर मतलब ये है कि मान के चलिए इसको अपन दूसरे नजरिए से देखें कि भाई मैं हूं, अब मैंने अपने घर के आंगन में कोई एक जो है वो अगर कहा जाए पेड़ जो है वो लगा रखा है, मेरे घर के ही जो है वो आंगन में कोई एक पेड़ लगा,
तो सोचिए कि जो मेरे घर के आंगन में जो पेड़ लगा हुआ है, क्या वो पेड़ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की डेफिनेशन में आएगा? मतलब जो है अगर कहा जाए कि कोई कहे कि हाँ साहब जो है वो अगर कहा जाए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो है वो एरिया कहलाएगा? नहीं। तो मेरे यानी अब आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये दोनों बात हो गई कि एक आपने जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर चले गए, इस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में दो वृक्ष तो आपने याद रख ली। लेकिन अगर कहा जाए कि आउटसाइड फॉरेस्ट, यानी जो फॉरेस्ट किसी गली में, किसी शहर में, किसी गांव में, ऐसी जगहों पर लगे हुए हैं, वो फॉरेस्ट जो है वो अगर कहा जाए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में नहीं आते, यानी वो सरकार के पास जो है वो अगर कहा जाए कि उनका सही जो है वो रिकॉर्ड नहीं है। और इसमें सबसे पहला अगर कहा जाए कि जो पेड़ आता है वो आता है पलाश का। तो आपको ये याद रखना है कि जो ट्री यानी वृक्ष है आउटसाइड फॉरेस्ट में है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि जो गांव है, ध्यान से देखिए, तो सबसे ज्यादा गांव में क्या पाया जाता है? पलाश। ये ध्यान रखिएगा, या मैंने इसको इसके नाम भी लिख दिए, जैसे यहां पर आप नीचे जाओ तो यहां पर ये लिखा हो, सबसे ज्यादा आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? पलाश मिलेगा। पलाश के बाद जो है अगर आपको क्या मिलेगा? बमूल मिलेगा। बमूल के बाद नीम, बेर, यहां पर अगर कहा जाए आप तो ये चार याद रखिए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि अगर आप किसी गांव में घूम रहे हो तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा पेड़ पलाश के मिलेंगे, इसको और बमूल के मिलेंगे, है ना। बोया पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से हुए, ये। और ढाक के तीन पात, ये दो कहावत गांव से ही हमको मिली है। ढाक आपको मालूम होगा, ये जो पलाश का वृक्ष है, इसकी पत्तियां तीन हिस्सों में जो है वो डिवाइड होती हैं। उसको टेसू भी बोलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पलाश से जो है वो जो फागुन आता है, फगवा आता है, इससे गुलाल भी बनता है। नेचुरल जो गुलाल होता है ऑरेंज कलर का, वो पलाश से भी तैयार होता है। आजकल तो केमिकल गुलाल भी यूज होने लगे। अभी देखा होगा महाकाल जो मंदिर में जो घटना घटी उसमें केमिकल गुलाल यूज हुआ, जबकि हम चाहते तो ये फूलों को सुखाकर इनसे भी गुलाल या रंग जो है वो तैयार कर सकते। तो पलाश जो है वो हमारे सामने जो है वो साफ कहानी ये कह रहा है कि आप गांव जाओ। इसलिए देखो ध्यान से, अगर आप ऐसे कोई गांव का है तो चार चीजें याद रखिए। देखो पलाश दो तरह के होते हैं, एक सफेद पलाश भी होता है, लेकिन वो खरगोन के आसपास कुछ जिलों में ही मिलता है, मोस्टली खरगोन में ही दिखेगा आपको, बाकी तो ये ऑरेंज कलर के दिखेगा। अब इसको ऐसे याद रखो कि जब गांव में पहले खाना मतलब शादियां होती थी तो पंगत होती थी, तो पंगत में जो आपको मतलब अगर कहा जाए कि पातल मिलती थी, उसको दोना पातल बोलते थे। अब पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना। वो पलाश से बनती थी। यानी हम कितने नेचुरल और इको फ्रेंडली लोग थे। आज तो हम टेक्नोलॉजी पे आ गए, यूज एंड थ्रो, हमने तो हमारी प्रकृति का नाश हम खुद ही कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, गांव में बकायदा आपको जो है वो पातल दोने मिल जाते थे। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि पहले गांव में क्या होता था, बारिश के पहले घर के बाहर एक छपरी बनाई जाती थी, ठीक है, इस तरह से पानी की ओलतन को बचाने के लिए। तो उसको बनाते समय उसे बांधने के लिए पलाश की जो जड़ें होती थी, यानी जो छोटे पलाश के पौधे होते थे, उनको खोद कर उनकी जड़ों से रस्सी तैयार की जाती थी और उससे बांधा जाता था। कभी आपके दादा दादी नाना नानी कोई ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो वो आपको बताएंगे। तो इसको रटना नहीं है, इसको दिमाग में रखना है कि हाँ यार गांव अगर मैं जाऊं, मतलब अभी मैं शहर में घूम रहा हूं तो पलाश ज्यादा नहीं मिलना मुझे, गांव में जाऊंगा। इसलिए जनजातीय संस्कृति में देखा होगा आपने, पानक्या खाते हैं, जो आप बाटी खाते हो ना उसको वो लोग पानक्या बोलते हैं। बाटी को पानक्या में क्या अंतर है? आपने बाटी कंडा लिया, उसके ऊपर सेक ली। आप पलाश का पत्ता घर पे बना सकते हैं। पलाश का पत्ता लीजिए, बढ़िया धोइए, एक बाटी उसके ऊपर रखिए, दोनों तरफ से पत्ता लगा दीजिए और उसको जो है वो कंडे के ऊपर रख दीजिए। वो उसका जो स्वाद होगा उसके अंदर, जो क्या बोलूँ मैं, आप कभी भी जो जाइए झाबू वाली राजपुर और ये पूरी सतपुड़ा वाली बेल्ट, वहां पानक्या तो बहुत फेमस है। तो आपके दिमाग में आपको रटना नहीं है कि हाँ यार मैं गांव में घूम रहा हूं तो क्या मिलेगा, गांव में घूम रहा हूं तो पलाश मिलेगा, गांव में घूम रहा हूं तो बमूल मिलेगा, सुबह मैं नीम की दातून करूंगा मुझे बेर के पेड़ मिलेंगे, ये सब। तो ये आउटसाइड फॉरेस्ट के अंदर आपको जो चार ये जो दिए हुए हैं, सबसे ज्यादा आपको स्क्रीन के ऊपर साफ दिख रहा है, सबसे पहले पलाश है, फिर उसके बाद बमूल है, यहां पर अगर कहा जाए, फिर उसके बाद नीम है। इस तरह से ये वैज्ञानिक नाम भी याद रखना। मैंने आपको दोनों नाम, चाहो तो स्क्रीन रोक कर आप जो है वो नाम नोट भी कर सकते हो, इधर मैंने लिख भी दिए, पलाश बमूल नीम बेर सागौन, ये मैंने अपने तरीके से लिख दिए। आप इसको ऐसे नोट कर लो या जैसे आपको जो है वो अगर कहा जाए नोट करना। वो पांचवें नंबर पे गांव के आसपास का जो क्षेत्र खेत खलियान से लगा हुआ क्षेत्र होता है वह सागौन में मिल जाते, तो वो तो खैर अपन इतना अंदर तक तो ना जाएं। बट अगर अपन इनको ही मान ले दोनों को, कि इसको थोड़ा थोड़ी देर के लिए मान ले 20% और इसको मान ले 10%, 30-35% पेड़ पलाश और बमूल के ही है। अब यहीं से हम थोड़ा सा कहाँ आ जाए, शहर में आ जाए, ठीक है, मतलब शहर के अंदर चले गए।
तो शहर में जो जो अगर कहा जाए कि जो पेड़ है जो सरकार के आंकड़ों के अंदर नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? शहर में आपको नीम के पेड़ मिलेंगे। तो पहले एक टीवी सीरियल ही आता था नीम का पेड़, कभी देखिएगा, बड़ा फेमस था वो। नीम का पेड़ मिलेगा आपको। वहां क्या मिलेंगे? आम मिलेंगे। वहां पर आपको सुलवुल मिलेगा, ये इसकी वो क्या बोलते हैं कि फलियां बड़ी लंबी होती है, वो मिलेगा। और अमरूद मिलेगा। तो अगर हम गांव से बाहर शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो सरकारी आंकड़ों में जो पेड़ नहीं है उन पेड़ों में नीम, आम, सुलबुल, ठीक है, सुबुल और अमरूद के पेड़, वैज्ञानिक नाम, ये पूरा ये याद रखना है आपको, इनमें से क्वेश्चन पंच होगा आपको। और अगर हम गांव जा रहे हैं तो हमको पलाश, बमूल, नीम, बेर और सागौन, ये पांच पांच नाम आपको याद रखना दोनों में। ठीक है, हमारे सामने नीम, ठीक है, और बेर जो है वो कॉमन है यहाँ पर, और बबूल का भी एक अगर कहा जाए कि कॉमन ही मान लो आप। इस तरह से हमें ये बात क्लियर हुई कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण और जो अगर कहा जाए नगरीय क्षेत्रों में वन क्षेत्र की कहानी कैसी है। तो अभी आपके दिमाग में दो तीन चीजें मैं फिर ऊपर से लेकर आ रहा हूं आपको वापस। अगर हम सरकारी आंकड़ों में बात कर रहे थे तो हमने कितना देखा? 30.72%। अगर हम उन सरकारी आंकड़ों को छोड़ दें, ठीक है, सरकारी आंकड़ों को छोड़ दें, और फिर अगर हम जो है वो वृक्षावरण की बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, तो हमें जो है वो वृक्षावरण कितना मिला? अगर कहा जाए 25.14%। झाड़ी कितनी मिली? 1.77%। गैर वन क्षेत्र कितना मिला हमको? 73.09%। अत्यंत सघन, साधारण सघन, खुले वन अभी आपको बता दिया 70, 40 से 70, 10 से 70, यानी कैनोपी से ऊपर वाला जो झुरमुट है उससे जो अगर कहा जाए निर्धारित करोगे। और कुछ चीजें अपने आसपास की जिंदगी से भी तैयार करो, जैसे ये कैनोपी है। आज के बाद सपोज मान के चलिए कहीं आप घूम रहे हो और आपको ऐसा कोई कैनोपी दिखे, तो आप दिमाग लगाओ कि हाँ, ये कैनोपी वाला जो एरिया ये जो है अगर कहा जाए फॉरेस्ट में भी होता है। और मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ 70% से अधिक डेंसिटी है इस कैनोपी के, वो वेरी डेंस है, पर बहुत कम है, क्योंकि कैनोपी हमारी कॉलोनी में एक आध दिखती है। तो वेरी डेंस तो कम मिलेगा, मतलब खुद के आप कितना अपने आसपास की चीजों से अपने आप को याद रख सकते हो। आप सोचो कि कोई, मैं आप कहो कि सर आप याद कर लो, मैं तो याद ही नहीं कर सकता इतने आंकड़े। लेकिन अपने आसपास, जैसे आज मान के चलो, आसपास का क्या मतलब, आज आप अपनी क्लास करने के बाद निकले और आपको कोई बमूल का पेड़ दिख गया, कोई नीम का पेड़ दिख गया, कोई आम का पेड़ दिख गया, तो आपने दिमाग लगा हाँ यार शहरों में देखो आम का पेड़ बहुत होता है, उस दिन हमने पढ़ा था। शहरों में नीम का पेड़ बहुत होता है, हमने पढ़ा था। आप यहाँ से थोड़ा इंटीरियर गए, रूरल गए, गांव में पहुंचे, अरे देखो पलास ही पलास लगा हुआ, अभी तो पलास के फूल भी लगे हुए। अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है पलास, मतलब अगर कहा सीजन ही चला गया उसका। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आंकड़ों को अपने तरीके से मैनेज भी कर सकते। ये रिपोर्ट हर जगह मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको मेरी जरूरत है, आप खुद भी अपने स्तर पर जो है वो रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट से। आपकी भूमिका जो है वो, मैंने तो टॉप और बॉटम आपको दे दिए, लेकिन आप भी अपने स्तर पर इसको थोड़ा सा जो है वो प्रयास कीजिए। अब यहां से अगर अपन जाएं, ये तो वन के प्रकार वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिए कि कौन कौन से जो है वो वन आपको याद रखना है, कौन से जो है वो याद नहीं रखना है। इस पूरे वन में आपको एक अच्छी चीज दिख रही होगी कि मध्य प्रदेश में जनरली आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट का बेल्ट नहीं मिल रहा, सदाबहार वन का बेल्ट है ही नहीं। देखो ध्यान से, आपको कहीं सदाबहार वन की कहानी दिखेगी जी? अब आपको क्यों नहीं दिखेगी? अब सदाबहार वन वो है जहां इतना पानी गिर रहा है कि वृक्ष को इतना ट्रांसपिरेशन करना पड़ता है, वाष्पोत्सर्जन करना पड़ता है, कि वो पत्ती गिरा ही नहीं सकता, अगर गिरा देगा तो सड़ के खत्म हो जाएगा। तो जैसे हम वेस्टर्न घाट पे जाते हैं या नॉर्थ ईस्ट के बेल्ट पे जाते हैं, वहां पर जब हैवी रेनफॉल होता है तो पेड़, सदाबहार वन की खासियत होती है कि उसकी पत्तियां तो ब्रॉड होती, चौड़ी और बड़ी होती, और वो जबरदस्त ट्रांसपिरेशन करती, वाष्पोत्सर्जन इतना करती हैं कि आप किसी सदाबहार वन के अंदर खड़े हो जाओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां का क्लाइमेट बहुत ही ह्यूमिड होता है, बहुत आर्द्र होता है, क्योंकि हवा के अंदर जो नमी है, वाटर वेपर जिसको बोलते हैं, जल वाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, तो हमारे यहाँ सदाबहार वन का बेल्ट आपको ना के बराबर ही, ना के बराबर क्या मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। जैसे अगर केरल जाते हो तो बोलते हैं ना रबड़ के खेती खूब हो रही है वहां पर, तो रबड़ एक सदाबहार वन है, इसलिए हो रही है यहाँ पर, अगर कहा जाए क्यों हो रही, समझ ही गए। अब यहां से वापस हम नीचे चले गए, ये तो आ गया वहां वन का विस्तार आपको बता दिया, गांव में और शहर में दोनों जो है अगर कहा जाए, मैंने ये बताने की कोशिश करी कि क्या रहा। अब यहां से हम थोड़ा सा वन में कार्बन स्टॉक की बात कर लेते हैं। अब कार्बन स्टॉक का क्या मतलब है, पहले तो ये समझ लें। कार्बन स्टॉक का देखो, हम ऑलमोस्ट सब जानते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो, ठीक है, अगर कहा जाए कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं।
इस प्रकार ये तो साफ है कि कार्बन सिंक यानी कार्बन को अवशोषित करके रखने में पेड़ों का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जबरदस्त मात्रा में उनके पास कार्बन स्टोर होते हैं। तो अभी आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले चल रहा था, फास्ट एक वर्ड आता है जो मतलब कुछ जगह ऐसी हैं जहां पेड़ हजारों लाखों साल पहले जमीन के नीचे दब गए और वो बर्फ की चादरों से ढके रहे। तो उनके पास कार्बन स्टॉक जबरदस्त था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग में वो बर्फ पिघल रही है, तो वो पेड़ बाहर आ रहे हैं। तो वो एक नई ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज जो है वो पैदा करेंगे। तो कार्बन स्टॉक का मतलब है, तो हम देखें कि कितने तरह के कार्बन स्टॉक जो है वो हमको मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर कहा जाए कार्बन स्टॉक को उसने कई तरह से कैलकुलेट किया। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखिए, ठीक है, तो पहले तो देखिए कि राज्य में वन का कुल कार्बन स्टॉक यहाँ पर अगर कहा जाए जो कि 1 हेक्टेयर आकार में है, ठीक है, 6 दशमलव यानी 609.25 मिलियन टन। ये आंकड़ा याद रखना, ठीक है, यानी आज हमारे पास 609.25 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है, जो टोटल देश का 8.46% है। अगर मान के चलिए हमारे राज्य के वन क्षेत्र में कमी आती है तो निश्चित रूप से हम बड़ी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो है वो होंगे, बड़ी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। अब कार्बन स्टॉक का मतलब क्या है, कब कार्बन स्टॉक होगा कहाँ का, है ना, तो कार्बन स्टॉक कहाँ कहाँ होगा, तो हमने सिंपल एक यहाँ डायग्राम बना लिया कि ये कोई एक एरिया है। अब इस एरिया के ऊपर ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ खड़ा हुआ है इस एरिया के ऊपर। निश्चित रूप से जमीन के ऊपर जो है वो अगर कहा जाए पेड़ का एरिया सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए कार्बन स्टॉक की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो भूमि के ऊपर यानी अबव ग्राउंड जो है अगर कहा जाए सबसे ज्यादा है। तो भूमि के ऊपर कार्बन स्टॉक का जो है वो प्रतिशत जो है वो अगर कहा जाए आपको ये दिख रहा होगा। ये टोटल में जो है जाएंगे, अभी अपन इसके ऊपर भी आएंगे, कार्बन स्टॉक को जो है वो निकालेंगे तो अपन देखेंगे कि कैसे इसको जो है वो अलग अलग तरह से कैटेगराइज जो है वो किया जाएगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो टेक्निकली अगर कहा जाए भूमि के ऊपर वाला आपको दिख रहा है 1,71,000, यानी टोटल इस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। ये जो वैल्यू दिख रही है ये 1,000 टन के अंदर है, ठीक है, इसी से मिलियन टन की बात करी। हमारे पास टोटल जो अगर कहा जाए 6,09,250 हजार टन, या 609 मिलियन टन। अगर मिलियन में बोल रहे हो तो 609 जो है अगर कहा जाए मिलियन टन का हो गया, और हजार में बोल रहे हो तो 6,09,250 हजार टन में भूमि के ऊपर की जो अगर कहा जाए भूमि का लगभग अगर कहा जाए मेरे मुंह से तो बार बार लगभग ही निकलता है, बट जो है अगर कहा जाए आप इसको जो है वो लगभग याद ना रखें, आप इसको जो है वो एग्जैक्ट ही याद रखें। और इन फिगर को अगर आप याद नहीं मतलब अगर कहा जाए करोगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो। अब आप कहोगे कि इसको क्यों याद रखना है, तो उसके पीछे का तर्क ये है कि इस समय दुनिया भर में हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ते हैं। सबसे ज्यादा मतलब जब भी हम बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग की। तो जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अगर कहा जाए कि हमारी कहानी जो है वो इससे जुड़ी हुई है। तो भूमि के ऊपर जो कार्बन है वो कार्बन इतना हो गया, यानी इन पेड़ों के पास। भूमि के नीचे जो कार्बन है, यानी जस्ट नीचे अगर कहा जाए हिस्सा ये वाला मान लें अपन, यहाँ पर जो कार्बन को स्टॉक करके रखा हुआ है यहाँ पर, वो 67 है। लकड़ी जो मतलब जैसे पेड़ से टूट कर जो खत्म हो गई, जो सूखी टहनियां, लकड़ी, कूड़ा करकट, उनका फिगर इतना है। लेकिन आप देख रहे हो कि इन सब में SOC का फिगर बहुत ज्यादा है। अब बड़ा प्रश्न जो है अगर कहा जाए कि ये SOC जो है अगर कहा जाए क्या होता है। एसओसी को समझने के लिए थोड़ा सा हम देखें हमारी जो मिट्टी है। पहले तो अपन एक लाइन में समझें कि एसओसी है क्या चीज। मिट्टी है, मिट्टी को अपन हमेशा ऑर्गेनिक कंटेंट कहते हैं, और ऑर्गेनिक का मतलब है कि इसमें कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसीलिए इसको, और हर वो चीज जिसमें कार्बन होता है उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। तो अगर मान के चलिए हमारे घर में कोई खाद बन रहा है, जैसे मान के चलो पेड़ पौधे पशु से कोई अवशेष निकल रहा है, उसका खाद, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मनूर बोलते हैं ना, ठीक है, यानी कार्बनिक खाद ही बोलते हैं। तो मिट्टी के पास जितना भी आपने ह्यूमस देखी होगी, जैसे ऐसे समझ लीजिएगा को इसको अपन एक लाइन में समझे कि कोई एक वन है, ये यहाँ पर है। अब इस पेड़ से रोज हजारों पत्ते नीचे गिर रहे हैं, और ये हजारों पत्ते सड़ कर यहाँ ह्यूमस, ठीक है, और कार्बनिक मटेरियल, आप ध्यान रखिएगा, अगर आप रेत में खाद मिला दें तो वो मिट्टी की भूमिका में आ जाता है। लेकिन मिट्टी से अगर आप ऑर्गेनिक मटेरियल को हटा दें यानी ह्यूमस को हटा दें तो मिट्टी फिर मिट्टी नहीं रहती, वो एरिड सॉइल हो जाती, यानी वो बंजर मिट्टी बन जाती। तो SOC
यहां पर अगर कहा जाए, यानी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, यानी आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा आंकड़ा क्या है कि यानी जो किसी, आप जिस कॉलोनी में बैठे हुए, उस कॉलोनी की जो मिट्टी है, किसी खेत की मिट्टी है, उस खेत की मिट्टी के अंदर जो उसने कार्बन स्टॉक करके रखा है वो सबसे ज्यादा होगी। अभी आप खुद देखो ना, क्या आपकी, आप जिस घर में रह रहे हो अभी, आप घर से बाहर निकलो, क्या आप घर के बाहर जो है वो निकले, अपने गार्डन में निकलो, आपके गार्डन में क्या भूमि के ऊपर आपको मिलेगा ज्यादा, क्योंकि आपके गार्डन में कोई पेड़ ही नहीं है। भूमि के नीचे मिलेगा क्योंकि आपके गार्डन में कोई पेड़ ही नहीं है, लेकिन आपके गार्डन में क्या है, बहुत ज्यादा मिट्टी है। तो आपके गार्डन में आपको सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ये बहुत मिलेगा। आज से याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन स्टॉक में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। तो ये भी याद रखिएगा, आप इसको आप ऑर्डर में ही जमाइए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 1,71,000 हो गया, ये 3 लाख जो है अगर कहा जाए 59 हो गया, भूमि के नीचे ये इतना हो गया 67,000, और ऐसे कूड़ा करकट यहाँ पर अगर कहा जाए, करकट मतलब लेटर, इनको अगर मिला ले तो यहाँ चाहे तो आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो एबव ग्राउंड लेवल, बिलो ग्राउंड लेवल, डेड वुड यानी रोज जो पेड़ पौधों से लकड़ियां सूख कर गिर रही है वो, लिटर यानी जो करकट कूड़ा करकट रोज निकल रहा है आपके यहाँ से झाड़ी वाड़ी से वो, और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का रोल। तो अगर मान के चलिए, इसको ऐसे समझिए, मिट्टी अगर अपनी उर्वरकता खो रही है, उसके अंदर केंचुए नहीं, लगातार अगर किसान खेतों में नरवाई जलाकर मिट्टी के ऑर्गेनिक मटेरियल का नाश कर रहे हैं, हम लोग सब, मैं तो किसी को ये नहीं कहता कि नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं हम लोग, तो इससे जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। वो जो स्टोर करके बांध के अपने पास रखी वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेत में तो होता नहीं है। और फिर मिट्टी केवल और केवल ऐसी ही दिखेगी। अगर मैं यहां पर केवल एक सिंपल वर्ड टाइप कर लूं, एरिड सॉइल, तो आपको जो फोटो आएंगे आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में हम इस दिशा की ओर जो है वो, इसको ऊसर बोलते हैं। ठीक है, उर्वरा और ऊसर दो तरह की मिट्टी होती है। उर्वरा जिसमें उर्वरकता होती है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मोस्टली ह्यूमस, मोस्टली क्या होगा, ह्यूमस, जो कि कार्बन से भरपूर है। इसमें तो आपको दिख रहा है कि कुछ बचे ही नहीं। तो यहां आपके दिमाग में ये ऑलमोस्ट ये बात क्लियर हो गई होगी कि वन में कार्बन स्टॉक की जो भूमिका जो है वो कितनी है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है बांस। अब देखो, बांस तो एक प्रकार की घास होती है, और मध्य प्रदेश में अगर हम बांस मिशन के हिसाब से देखें तो ढेरों तरह के बांसों की किस्में जो है वो पाई जाती हैं। तो पहले तो अगर अपन यहाँ ध्यान से देखें कि बांस मतलब भारत में और मध्य प्रदेश में, तो अभी बांस के बारे में इसको अब याद रखिएगा। पहले तो ये आप याद रखिए जो है वो, अगर कहा जाए ग्रोइंग स्टॉक ऑफ बम्बू, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर पहले देखना है कि क्या जो है वो, तो आपको क्या बता रहा है कि जो बम्बू है, ठीक है, यानी उसको बांस को धारण, बम्बू बेरिंग एरिया जो है वो बांस को धारण करने का जो क्षेत्र है वो हमारे पास है 18, ये आप याद रखिएगा, ये जो वैल्यू 18,394, ये, इसमें कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, कि ये जो है अगर कहा जाए 18,394 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमारे पास जो है वो बांसधारी क्षेत्र है, जो कि देश के टोटल अगर कहा जाए कि जो बांस वर्धमान निधि है उसका 12.3531% है। इससे सिद्ध है कि मध्य प्रदेश को अपने बांस और बांस उत्पादन के ऊपर काम करना चाहिए। इसीलिए मध्य प्रदेश बांस मिशन बांस के बने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए खूब काम कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, जबरदस्त मेहनत कर रहा है। आप उसके लिए कुछ मत करिए, मध्य प्रदेश बम्बू ऐसे टाइप कर लीजिए इंटरनेट के ऊपर, यहाँ पर, यहाँ सिंपल टाइप मध्य प्रदेश बम्बू मिशन, तो यहाँ पर आपको इस तरह की एक लिंक खुलेगी, मध्य प्रदेश स्टेट बम्बू मिशन की। मध्य प्रदेश जो है अगर कहा जाए अबाउट अस पर जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, मध्य प्रदेश जो है वो स्टेट बम्बू मिशन हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी इन जुलाई 2013 अंडर एमपी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। और इसके जो कुछ उद्देश्य हैं जो नीचे लिखा हुआ है कि बम्बू की मार्केटिंग करना, उसके प्रोडक्ट को, ये जितनी भी फोटो आ रही हैं, क्योंकि ये एक अच्छा मार्केट है। पहले तो हम क्या करते थे, बांस का उपयोग केवल और केवल जो है वो मतलब कागज बनाने में ही करते थे, क्योंकि उससे हम जो लुगदी तैयार करते थे उससे कागज बनता था। आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम बांस से मार्केट के अंदर जो है वो बेच रहे हैं। तो इस तरह से आपके दिमाग में ये भी क्लियर हुआ कि मध्य प्रदेश के पास जो है अगर कहा जाए कि जो बांस क्षेत्र है या ग्रीन वॉश के भीतर जो बांस क्षेत्र है वो लगभग लगभग में बार बार मेरे मुंह से वही निकलता है, 18,394 वर्ग किलोमीटर है, जो
देश के कुल इस क्षेत्र का जो है वो 12.31% है। तो यहाँ पर अब अपने पास जो है वो निकल कर ये आ गई। अब हमारे पास जो है निकल कर ये आया। अब हमारे पास ये है कि एक तो ये अभी हमने पूरा रीड करा, हमको ये समझ पड़ा कि यार मध्य प्रदेश में कौन कौन से जो फॉरेस्ट है। अब कुछ ऐसी किस्में भी हैं मध्य प्रदेश में जो लगातार जो है अगर कहा जाए बिना किसी चीज के जो है अगर कहा जाए कि अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा रही है। जैसे अगर हम किसी झील में चले जाए, तालाब में चले जाए, क्या वहां पे सबसे खतरनाक चीज मिल रही है आजकल? वहां पर मिल रही है जलकुंभी, देखा होगा। और वहां पर एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल, जिसको एल्गी ब्लूम बोलते हैं। एल्गी ब्लूम जो है अगर आप सिंपल टाइप करते हैं एल्गी ब्लूम, पूरे पानी का नाश कर रही है। हम चाह नहीं रहे तो भी उग रही है, हम चाह नहीं रहे तो भी उग रही है। जैसे अगर आप यहाँ पर सिंपल जो है अगर कहा जाए, टाइप कर लीजिए, एक सेकंड, एल्गी ब्लूम, तो आपके सामने कुछ फोटो आएंगे, आप कहोगे हाँ ये जो है अगर कहा जाए तालाब का नाश कर। क्योंकि तालाब में क्या हो रहा है, यूट्रिफिकेशन हो रहा है तालाब के अंदर। सीधी सी बात है, जो घर का गटर का गंदगी का जो पानी जा रहा है वो तालाब में इसको ग्रो करने में सहायता कर रहा है। और ऐसे ही अगर कहा जाए जलकुंभी, जिसको अंग्रेज यहाँ लाए बंगाल को सुंदर बनाने के लिए, अंग्रेजों की पहले कैपिटल बंगाल थी, उसको सुंदर बनाने के लिए लाए, तो आज वो बंगाल का आतंक है। यहाँ पर आप टाइपिए बंगाल का आतंक, तो ऑटोमेटिकली किसके फोटो आए? ऐसा तो नहीं कि कोई आतंकवादी संगठन आ गया, टेरर ऑफ बंगाल कहने लगे। ये वो प्रजातियां हैं जो है अगर कहा जाए खुद ही, ये आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये खुद उग रही हैं, हम नहीं उगा रहे। हम तो परेशान हैं इनसे। तो ये जो है अगर कहा जाए, ये देखे ना कि बंगाल का आतंक, अंग्रेज अफसर का प्रेम, भारत में लाया जलकुंभी, और आज हम इससे जो है वो परेशान है। जितनी फोटो आपको वीडियो दिख रहे हैं यहाँ पर, क्या हमारे पास भी ऐसा है? तो एक तो ये तो है, इसको तो अभी हम छोड़ दें। लेकिन कुछ ऐसी जो है अगर कहा जाए प्रजातियां मध्य प्रदेश में हैं वृक्षों की, जो ना चाह कर हमारे आसपास उग रही हैं, और हम उनसे जो है वो परेशान हैं, और वो अच्छे पेड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे किसी खेत में खरपतवार, हर्बिसाइड उग जाते, तो हर्बिसाइड जब भी उगेंगे तो वो निश्चित रूप से अगर कहा जाए कि फसल को बर्बाद करते हैं। आजकल तो जो हर्बिसाइड निकल गया, हर जो अगर कहा जाए वीड, मेरे मुंह से गलत निकल गया सॉरी, वीड अगर उग गया, वीड यानी खरपतवार, तो वो फसल को बर्बाद करते हैं। उनके लिए हम हर्बिसाइड छिड़कते हैं ना। हर्बिसाइड मतलब पेस्टिसाइड का एक रूप है जो खरपतवार को ना खत्म करता है। 2,4-D बहुत फेमस है इसमें, सबसे ज्यादा फेमस है ना, ऑक्सीजन हार्मोनी होता है इसमें। तो जैसे लेटाना कैमरा, आपको आश्चर्य होगा, इस क्लास को देखने वाला 100 में से 100% आदमी इस जो है वो झाड़ी से परिचित है, 100 में से 100%। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज्यादातर इसका नाम नहीं जानते। आप कहोगे हाँ सर, हमारे हम जाते हैं वो फलाने ग्राउंड के वहां लगी, हमारे यहाँ वो नदी के यहाँ जाते हैं, नीचे उतरते हैं सर, खूब वही वही हो रही है, और इसमें से एक फल निकलता है सर, हम उसको खाते भी, हम छोटे थे तो फूल भी बड़ा सुंदर होता है। तो लेटेना कैमरा यहाँ पर अभी मैं सिंपल जो है वो टाइप करूँ, ये मैंने पूरा ही टाइप करना पड़ेगा क्योंकि कोई सर्च नहीं करता ना, कोई चीज सर्च जो है वो ना हो। ये हम चले गए लेंटेना कैमरा। अब आप कुछ फोटो देखो, सोचो, क्या आपने इसको नहीं देखा? अरे इतना कॉमन है। और ये फल तो, हम तो छोटे छोटे थे, मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है कि यार अपन में बचपन, हम लोग बचपन में क्या होता, गांव जाते थे तो नदियों में जो है अगर कहा जाए कि जब घाट से नीचे उतरते थे नदी के लिए, इतना लगता था, हम तो इसकी ये फल खूब खाते थे, पके हुए काले कलर के, खूब खाए हमने। अब हमको समझ पड़ता है कि अच्छा ये तो साला जो है अगर कहा जाए कि बड़ी खतरनाक चीज है। ये अगर कहा जाए एक ऐसी प्रजाति है जो जानबूझकर जो है वो हमारी फसलों को बर्बाद कर सकती है, हमारे वृक्ष क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये दिख रहा होगा आक्रामक प्रजाति है ये। तो अभी आपके सामने जो ये आक्रामक, अब आपको करना क्या है? देखो मैंने आपको दो चीजें बताई। हमेशा एक चीज याद रखिए, आपको अगर तैयारी करना है, आपका विजुअलाइजेशन जो है वो अगर कहा जाए, यानी देखने का नजरिया बहुत उन्नत होना चाहिए। अब आप इसको याद कैसे करोगे? आज के बाद जब भी आप अपनी कॉलोनी से कहीं थोड़ा इंटीरियर या कहीं जाओ, ये लगी हुई दिख जाए, तो आप दिमाग के ऊपर जोर डाल के कहो कि भाई दिमाग, क्या नाम बताया था इसका उस लेक्चर के अंदर? अब जो है अगर कहा जाए कि कुछ नाम याद नहीं आ रहा है, तो या तो उस समय लेक्चर खोल लो, या अगर कहा जाए कि अगर याद आ रहा है तो जो है अगर कहा जाए लेटेना कैमरा, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपको जीवन में कभी ये चीज रटना नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के नजरिए से जो है अगर कहा जाए इसको याद करते हैं, ठीक है? तो एग्जाम के नजरिए से जो है वो अगर याद करेंगे तो उसका जो है वो नुकसान जो है वो हमको
कहीं ना कहीं जो है वो देखने को जो है वो मिलेगा। तो कई सारी ऐसी प्रजातियां अभी आप देखो, जैसे दूसरा जो है वो अभी हम यहाँ पर पहले पे चले गए, अब दूसरे के ऊपर हम चले गए, क्या, केसिया टोरा। अभी आप ध्यान से देखो, बारिश होती है आपके घर के आसपास, नदियों के आसपास, मेड़ों, खेतों, नहरों के आसपास, आपको केसिया टोरा लिखा लगा मिलेगा। एक पीला सा फूल होता है, एक लंबी सी फली होती है उसमें। ठीक है, पीला सा फूल होता है और लंबी सी फली उसकी होती है, बहुत बहुत ही ज्यादा जो है अगर कहा जाए फेमस है, बहुत ही ज्यादा। हम नहीं चाहें तो भी इतना उग आता है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे यहाँ पर आप इसका भी फोटो देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार, ये भी हमने खूब देखा है। लेकिन जो अगर कहा जाए केसिया तोड़ा, ये हम चले गए, ये आप कहोगे अरे ये तो हमने अभी देखा है, ये तो खूब देखा है, बारिश में तो खूब देखा होगा। देखो ध्यान से, याद करो, ये फली आपने देखी होगी इसकी, कैसिया टोरा की। ये सब आक्रामक प्रजाति है, हम नहीं चाह रहे तो भी ये जो है वो उग जाती है। इस तरह से आपको ये मतलब देखो, अब हर एक का फोटो मैं सोचो आपको दिखाऊं और आपको याद कराऊं तो वो जो है अगर कहा जाए मेरे लिए बड़ा कठिन। तो आज हमारे पास ये बात साफ आई कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी, ये पांचों याद रखना, तो पांचों के जो है अगर कहा जाए आपको इमेजेस याद रखना है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे पेड़ है, सॉरी ऐसी झाड़ियां हैं जो, क्योंकि ये वृक्ष नहीं है, ये ध्यान रखिए ना, वृक्ष नहीं है, ये झाड़ियां होती हैं। जैसे आपने वो कसकुटा का नाम सुना होगा ना। कसकुटा तो क्या है, बड़ा खतरनाक है, वो तो खुद बेचारा पैरासाइट की तरह काम करता है, वो तो एक प्रकार किसी दूसरे पेड़ के ऊपर जीवित रहता है। तो कसकुटा तो आपने जो है वो अमरबेल नाम से ज्यादा सुना होगा, लेकिन एक्चुअल उसका नाम एक मिनट, एक सेकंड नोट कीजिएगा। अभी क्या हुआ कि मैंने वो वीडियो उधर वो टाइप कर दिया ना, इसके कारण जो है अगर कहा जाए ये आ गया। पता नहीं कब से आपको ऑडियो आ रहा था कि नहीं आ रहा था, शायद अभी दिक्कत आई होगी मेरे हिसाब से, शायद। ओके। तो अगर जो है अगर कहा जाए कि आप, जैसे मैंने बोला ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि कसकुटा, जिसको अभी हम रोजमर्रा की जिंदगी में तो कसकुटा को क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। अब हमने हमेशा इसको जो है वो लगा हुआ देखा। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए इसको डोंडरस भी बोलते हैं, कसकुटा भी बोलते हैं, अमरबेल भी बोलते हैं, लेकिन आपको याद कैसे करना है। आज के बाद यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पहले तो आपको, ये हम चले गए कसकुटा के। आज के बाद कभी भी आपको कहीं भी दिखे, ढेर है, हर जगह दिखता है किसी भी पेड़ के ऊपर, आपको क्या दिमाग तुरंत बोला, अरे इसको डंडरस बोलते हैं, इसको कसकुटा बोलते हैं, इसको अमरबेल बोलते हैं, तो आपका रिवीजन हो गया। हम रिवीजन का कर रहे हैं, कॉपी खोल के कर रहे हैं, अरे यार आसपास है ना उससे करो ना यार, कॉपी खोल के कितना करोगे, कॉपी खोल के जो है अगर कहा जाए कितना रिवीजन करोगे। तो ये जो पांच प्रजातियां हैं जो आपको दिख रही हैं कि ये, ठीक है, इन्वेंशन जो है अगर कहा जाए स्पीसीज है, इनको हम जो है अगर कहा जाए कि आतंकी भी बोल सकते हैं, यानी ये हमारी इच्छा के बगैर जो है वो उस पूरे बेल्ट के अंदर जो है वो लग रही हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम नहीं चाहते हैं तब भी अगर कहा जाए कि ये उग जाती है। दूसरा अगर कहा जाए कि जैसे अभी इसके अंदर जो दूसरे नंबर पे जाते हैं, मध्य प्रदेश में प्रमुख गैर कास्ट वनोपज। गैर कास्ट का मतलब है कि इससे आपको लकड़ी नहीं मिलेगी। तो इसमें जो है वो अगर कहा जाए हेलिक्टेरिस इसोरा, ये झाड़ी है। अब आपको मैं एक का फोटो दिखाऊंगा तो आपको कहोगे कि हाँ सर ये भी मैंने खूब देखा है, बहुत ही कॉमन है, आसानी से जो है वो कहीं भी जो है वो दिख जाती है, इसका ऑरेंज सा कलर का जो है वो फूल होता है। तो इनको अगर कोई पूछेगा भाई इनमें से कौन सा गैर कास्ट वन उपज है, लकड़ी नहीं मिल रही, तो आप कहोगे कि हाँ जो है वो हेलिक्टारिस जो है वो सोरा है। जैसे एक फोटो दिखा देता हूँ मैं, या सिंपल टाइप करें अपन, आया क्या, एक्चुअल क्या है, इनके पूरे ही नाम, ये आ गया, ये हम पहुंच गए स्क्रीन के ऊपर, ये आप आपको दिखा ये पूरा। तो कोई पूछेगा कि ये क्या है तो आप ये कहोगे कि हाँ ये, तो आप, अब आपका खुद का होमवर्क हो गया। आप सोचोगे मैं हर एक चीज कराऊं, वो बड़ा कठिन। आपको ये पांच जो अगर कहा जाए गैर वष्टीय वनोपज की प्रजातियां, ठीक है, जो कि आक्रामक हैं वो, और गैर कास्ट के रूप में जो वनोपज में हमको यूज हो रहा है वो,
ये दोनों याद रखना। अब इन दोनों को याद रखने का मुख्य कारण ये है कि ये आपकी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में इनको जो है वो जगह दी गई। अगर सपोज फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में इनको जगह नहीं दी जाती तो हम इनको पढ़ते ही नहीं। और जो अगर कहा जाए कि जैसे अगर कहा जाए कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, NTFP, नॉन टिम्बर यानी लकड़ी नहीं मिल रही, उनमें 5 में से 4 पेड़ है और एक जो है वो अगर कहा जाए सर्व यानी झाड़ी है, तो कम से कम वो सर्व वाला जो है वो नाम आपको याद रखना है। भले ही अगर कहा जाए कि आप वो जो है वो अगर कहा जाए कि पेड़ वाला नाम याद रखें ना रखें, वो जो है वो चल जाएगा, ये याद। और बाकी मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप कोशिश ये करें कि इनके जो है वो आप जो क्या बोलते हैं कि फोटो वगैरह वो जरूर देखें। फोटो देखने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि अच्छा ये चीज अगर कहा जाए यहाँ पर, जैसे सपोज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अभी ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो है वो लिखा हुआ है बुकेनिया लैंडजोन। अब स्क्रीन को बिना कुछ दिमाग लगाए अपनी खुद की वैल्यूएशन निकालना जरूरी जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है। कितने लोगों को मालूम है कि पिछले 2 महीने में, 1 महीने में इसका एक उत्पाद आपने खाया है? कितने लोगों को मालूम? पता नहीं, अब यहाँ तो लाइव क्लास तो नहीं चल रही, लेकिन मैंने तो अभी 2 दिन पहले ही खाया है। 2 दिन पहले, 2 दिन आप कहोगे 2 दिन पहले, परसों मेरे यहाँ रामनवमी का कार्यक्रम था, वहां मुझे जो खीर मिली उसमें चिरौंजी डली थी। तो बुकेनिया लैंजोन जो है, इससे लकड़ी तो नहीं मिल रही, लेकिन इसके फल से चिरौंजी मिलती है। इसको चिरौंजी ही कहते हैं गांव में। जो नॉन फॉरेस्ट प्रोडक्ट आता है, जिसको अपन माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, उसमें चिरौंजी का कलेक्शन तो खूब होता है। अब इस क्लास में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने खीर में चिरौंजी नहीं खाई होगी, लेकिन उसको बुकेनिया लेंजोन बोलते हैं, ये नाम नहीं मालूम होगा। अच्छा कि बुकेनिया लेंजोन, अच्छा ये जो अगर कहा जाए चिरौंजी के लिए जो है वो इस्तेमाल जो है वो होता है। तो ये एक जो है अगर कहा जाए आपको पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास जो चीज है उनको हम कहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं, कहाँ हम खा रहे हैं, उनका क्या जो है अगर कहा जाए रोल है, वो आपको याद रखना। जैसे इस एक का आखिरी का जो है अगर कहा जाए, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, बाकी का जो है वो फोटो तो जो है वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो एक मैं आपको जो है वो दिखा दे। जैसे सपोज मान के चलिए इसको अपन बुकेनिया ही ले लेते हैं, इतने में ही जो है वो आ जाएगी। वैसे तो एक्चुअल क्या होता है, इनको कोई, मैंने जैसे अभी बोला ना कि कोई सर्च नहीं करता, ये आ गया। क्या लिखा आ रहा है? चिरौंजी लिखा आ रहा है। अब आप कहोगे हाँ सर कल ही खाई। अभी खाई सर, पिछले हफ्ते जो खीर में तो खाई थी, मम्मी ने खीर में डाली थी। आज के बाद कभी भी आप खीर में खाओगे तो एक तो चिरौंजी नाम याद रखोगे, दूसरा एक वैज्ञानिक नाम याद रखोगे। यहाँ पर अगर कहा जाए दोनों नाम याद रखना, बुकानिया यहाँ पर अगर कहा जाए, तो आपको इस तरह से ये बात क्लियर हुई कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या कहानी है, कौन से जो है वो अगर कहा जाए यहाँ से ये मध्य प्रदेश खत्म। तो अभी ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया, फिर से 2 मिनट में रिकॉर्डेड मैं बता दे रहा हूं कि आज अगर हम बात करें कि ओवरऑल एरिया के अनुसार भारत में, ओवरऑल एरिया के अनुसार यहां पर अपन जाए, हम नंबर 1 फॉरेस्ट एरिया रखते हैं। टोटल अगर कहा जाए फॉरेस्ट एरिया के अनुसार हम नंबर 1 पर आते हैं। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से जो है अगर कहा जाए, हमारे पास फॉरेस्ट एरिया जो है वो अन्य राज्यों की तुलना में क्या है, बहुत कम है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जब हम एरिया वाइज देखते हैं तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है, अरुणाचल नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ नंबर 3 है, उड़ीसा नंबर 4 है, महाराष्ट्र 5। परसेंटेज के बाद के बारे में अगर हम बात करें तो मिजोरम नंबर 1 है, अरुणाचल नंबर 2 है, मेघालय नंबर 3 है, मणिपुर नंबर 4 है, और नागालैंड। इससे आपको एक और चीज समझ पड़ गई कि भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जहां 75% से अधिक वन जो है अगर कहा जाए क्षेत्र प्रतिशत। दोनों ही कहानियों में आपको एक अच्छी चीज मिलेगी, अरुणाचल दोनों ही फिगर्स में बराबर पे है, सेकंड पोजीशन के ऊपर। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के पास, ठीक है, 30.72% वन क्षेत्र है, जो कुल देश के वन क्षेत्र का 12.3% है। 2005 से 2021 के बीच 1480 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई। और अगर अति सघन वनों की बात करें तो 63% डेंस फॉरेस्ट, जहां कैनोपी 70% से ऊपर वाली फिगर पर है, वो जो है वो बढ़ गए। यहाँ पर डेंस अति सघन वन जो है अगर कहा जाए अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश शासन। ठीक है, फिर ये आंकड़े आपको मैंने पूरे बता दिए, लेक्चर अच्छे से समझा दिया। उम्मीद है कि आपको ये पूरा आंकड़ा बहुत क्रिस्टल क्लीन समझ पड़ा होगा कि हम क्या बात कर रहे थे आज। और आपको जाते जाते मैं बोलूंगा कि जितना आप फॉरेस्ट्री को अपने आसपास की सोसाइटी में ढूंढोगे उतना फॉरेस्ट्री आपकी सरल हो जाएगी।
जितना आप उसको कॉपी के अंदर ढूंढोगे उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आप बिल्कुल याद नहीं रख पाओगे, 2 दिन के बाद भूल जाओगे, ये मैं आपको पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं। ठीक है। और अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर उसको जो है अगर कहा जाए, जैसे लेटेना कैमरा जो है वो आप याद करोगे, कल आज देखा फूल, अच्छा लाल हरा नीला, अरे ये तो लेटेना कैमरा है, उस दिन बताया था, खतरनाक प्रजाति है, आक्रामक प्रजाति है। तो आप जो है वो कभी जो है वो नहीं भूलें। तो बहुत धन्यवाद। और जाते जाते अगर आपको लगता है कि आपको हेल्दी टेस्ट सीरीज चाहिए, देखो मेरी टेस्ट सीरीज की खासियत है, हर यूनिट का एक ही पेपर बनाया मैंने, 50 क्वेश्चन। पर वो 50 क्वेश्चन के पेपर में आपके 500 क्वेश्चन तैयार होंगे, क्योंकि वो पेपर ऐसा वन लाइन वाला नहीं है, बहुत डिस्क्रिप्टिव है, नीचे पूरी विस्तार से व्याख्या, जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ाते समय व्याख्या बताता हूँ, वैसे ही वह नीचे भी व्याख्या लगाता हूँ। आप टेस्ट सीरीज लेके उसको नीचे कॉपी में अगर आप नोट करने की ताकत रखते हैं तो आप जीत गए। आप सोचो कि नोट्स मिल जाए तो नोट्स तो सबको मिल जाएंगे तो सभी जीत जाएंगे, तो आपको जीतना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी। दूसरा, वो जो मैं टेस्ट सीरीज बता रहा हूँ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, उसमें एक और अच्छी चीज है कि उस टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने जो अभी एमपीपीएससी में जो मेंस में पहले जो साइंस था, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाया था, उसके लगभग 30 से 40 लेक्चर मैंने अपलोड किए। प्लस एक और अच्छी चीज दी कि अभी मैंने एमपीपीएससी में यूनिट 10 जो नई जुड़ी है, जिसमें ट्राइब्स जुड़ी है, नए जो अगर कहा जाए ट्राइबल कम्युनिटी से, वो लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं अपने बच्चों को मेंस में और प्री में, वो मैंने पूरे आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिए उसके अंदर। तो उसको टेस्ट सीरीज मत समझिए, उसमें 50+ वीडियो है। प्लस जब वो टेस्ट सीरीज, क्योंकि अभी एक ही हफ्ता हुआ उसको लॉन्च किए, जब वो सेचुरेटेड लेवल पर चली जाएगी, मतलब अभी एक आध हफ्ते में, तो मैं आपको गाइड भी करूंगा। ठीक है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा 5-7 लेक्चर के, यार ये अगर 30-40% का वेटेज रखते, जैसे फॉरेस्ट लेजिस्लेशन है, तो मैं पढ़ा दूंगा कि यार चलो ठीक है, मैं कुछ कुछ आपको पॉइंट बता देता हूँ कि ये आप अच्छे से तैयार कर लो। ऐसे कुछ अगर मुझे लगता है कि यार कोई चीज अगर मेरे 5-7-10 लेक्चर लेने से आपको एग्जाम में बिल्कुल टू दी पॉइंट क्रिस्टल क्लीन तक ले जा सकती है, तो मैं वहां पे भी तैयार हूँ। ठीक है, हालांकि ये मैं बता दूं कि वो कोर्स नहीं है और टेस्ट सीरीज है, बट वो अपने आप में कोर्स का रोल प्ले करे। तो बहुत धन्यवाद। उसका नीचे लिंक है, आप देख सकते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा की, क्योंकि वो 1500 रुपए की, 1499 की। जब आप एक टेस्ट लगाओगे ना, पहले ही टेस्ट, तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट सीरीज होती क्या है। बाकी तो अपनी जगह बात है। चलिए, बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे कि आपको सबको सफलता मिले, ईमानदार बनिए। आज की क्लास में आपने एक बात जरूर सीखी होगी कि आप जितना आसपास से चीजें सीखेंगे उतना एग्जाम के पास चले जाएंगे, और जितना कॉपी किताब के अंदर रहेंगे उतना एग्जाम से दूर चले जाएंगे। विजुअलाइजेशन के ऊपर ज्यादा काम कीजिए, बाकी चीजें अपनी जगह। सबको धन्यवाद।